तो हम लोग आपको ये सबसे पहले क्लियर करवा दें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन लेंगे आपका, और किस तरीके से मिनिमम समय में अधिक से अधिक 5 सेशन, मैं सेशन इसलिए कहूँगा कि क्लास का ड्यूरेशन आपका प्री डिफाइन नहीं होगा। 2 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2.5 घंटा भी हो सकता है, और अधिक से अधिक 3 घंटा हो सकता है। तो 5 सेशन में हम कंप्लीट करेंगे इसको। जो मॉडर्न इतिहास की कहानी शुरू होगी, वो कहानी शुरू होगी पोस्ट मुगलियन एरा से। उत्तर मुगल काल बहुत डिटेल में नहीं, मतलब अंशतः हम पढ़ेंगे, पार्शियली इसको देखेंगे। इसी बीच में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी। इसी बीच में क्या होगा, इसी के प्रोग्रेस को रिलेट करूं अगर, तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के ठीक बाद हम पढ़ लेंगे क्या, तो आपका पश्चिमी देशों का, खास करके, मतलब इसमें तुम अंग्रेज नहीं कह सकते हो, सभी यूरोपीय बोल दो, यूरोपीय देशों का आगमन समुद्री मार्ग से, है ना। और इसी बात को आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे क्या, भारत में यूरोपीय शक्ति का विस्तार, अर्थात व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में, व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में, व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में विस्तार। आज का एजेंडा हम लगभग यहां तक रखेंगे। इसके बाद आपका ये दिखाई दे रहा है, वो कवर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अपना एजेंडा क्या रहेगा, सारा का सारा आपका विस्तार संबंधी युद्ध, जिसमें आपका कर्नाटक वार हो गया, है ना। इसी के अंदर आपका आंग्ल मैसूर पढ़ लेंगे हम, कोशिश तो आज का ही करूंगा। आंग्ल मैसूर के बाद हम यहीं पे आंग्ल सिख पढ़ लें, संभव हुआ तो। इसके बाद आपका आंग्ल मराठा पढ़ लें, हालांकि इतना संभव नहीं है, तो इसको एक सेपरेट क्लास के रूप में डाल देंगे। और इसके बाद जो एक देखेंगे, इसी सेशन के बाद जो अटैच क्लासरूम होगा, उसके अंदर होगा सभी गवर्नर एवं वायसराय, गवर्नर एवं वायसराय को सभी ऑल, वारेन हेस्टिंग्स से उठा करके और लास्ट आपका माउंटबेटन तक का डिस्कशन करेंगे। 3 सेशन यहां तक निकल जाता है। चौथे सेशन से हम आएंगे आईएनएम। आईएनएम से पहले 2 हिस्सा बांट दूंगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, हालांकि मेरे अपने समझ से 1905 से स्थापित होता है, हालांकि उसकी शुरुआत 1857 से हो ही जाती है। तो 1857 की क्रांति से लेकर के 1905 तक का इवेंट, मतलब अलोंग विद कांग्रेस का फॉर्मेशन, फिर 1905 से लेकर के क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार, और फिर आपका कांग्रेस का आंदोलन, दोनों साथ साथ चलेगा। यहां पे कोई 3 घंटे का एक क्लास लूंगा या 4 घंटे का, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद एक क्लास और रखेंगे, 1 2 3 4, हो सकता है 2 क्लास और रखूं, 2 सेशन। उसमें स्टैटिक चीजें आपको याद करवाऊंगा। स्टैटिक चीजें क्या, तो कांग्रेस के सारे सम्मेलन, उसके बाद जितनी संगठन बने, संगठन चाहे आपका धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सारा। और इसके बाद इतना ही नहीं, सारा आपका पत्र पत्रिका, पुस्तक, जो आजादी के आंदोलन से जुड़ाव रखते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद आपका विभिन्न प्रकार का जो आयोग बने हैं, अंग्रेजों के द्वारा या कांग्रेस के दरमियान बने हुए, और विभिन्न प्रकार के जो विद्रोह हुए हैं अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, इनको एक स्टैटिक सेगमेंट्स में क्रिएट करके, और इनका 2 सेशन में कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, और लगभग सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। अब आप कह रहे हो कि सर इस तरीके से सारा 6 सेशन में पैक हो जाएगा। हाँ, मैं मान के चल रहा हूं 2 या 2.5 घंटे एवरेज हमें 15 घंटे मिलेंगे, तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री इस स्थिति में कर दूंगा, जिससे कि एसएससी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस अगर आए तो वो दोनों क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। और एग्जाम तो कोई भी दो, आप पीसीएस के लेवल तक दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। और कुछ बातें और आपको लगा दूं, मैं दोनों तरीके अख्तियार करूंगा। कॉन्सेप्ट्स तो बने ही, लेकिन कॉन्सेप्ट सेकेंडरी चीजें हैं। मेरा हमेशा मानना है कि आपको 2-3 चीजें चाहिए इतिहास पढ़ने के लिए।
सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझ में आना चाहिए आपको कि कौन सा घटनाक्रम कब हो रहा है आपका, यानी कालानुक्रम बोलते हैं जिसको, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपको पता ही नहीं हो कि जब मराठों का उत्कर्ष हो रहा है तो वहां पे मुगल में कौन बैठे हैं, ये सबसे जरूरी होता है कालानुक्रम समझना। फिर होता है कैरेक्टर कि भैया चरित्र, उस समय व्यक्ति कौन कौन है, इन्वॉल्व कौन कौन है, कैरेक्टर्स, तब जाके आता है कॉन्सेप्ट। और अगर हम बात करें पीसीएस आईएएस का तो कॉन्सेप्ट सबसे यूजफुल है, लेकिन अगर बात वनडे एग्जाम का करें तो आपका इतना ही काम महत्वपूर्ण है, ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। आप जिस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं उसके लिए इन दो चीजों का ज्यादा प्राथमिकता है कि कालानुक्रम आपको पता हो, क्रोनोलॉजी आपको पता हो और आपको कैरेक्टर पता हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। और आज का सबसे पहला टॉपिक जो होगा मेरा वो उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मुगल काल याद होगा, हालांकि ये मानना सर्वथा अनुचित है, परंतु वक्त का आपका तगाजा ये है कि मिनिमम न्यूनतम समय में अधिकतम सिलेबस कवर करना है, तो आपसे कुछ अपेक्षाएं हमारी रहेंगी। फिर भी चलो एक बेस के तौर पे तो आपको बता दूं, इनको कहते हैं मेन मुगल अर्थात मुख्य मुगल। अब मुख्य मुगल के अंदर बाबर हो गए, हुमायूं, आपका अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, और इसके बाद कुछ चीजें आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। उसमें से यह है औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, बाबर का आना कब हुआ, बहुत बढ़िया, और फिर आपका अकबर का जाना कब हुआ। अब मैं आपको यहां से सब सेट करा दूंगा। बाबर 4 साल तक रहा, हुमायूं 39 में बिल्कुल ही आपका देखेंगे, हुमायूं का बड़ा डिस्क्रीट में कार्यकाल रहेगा, 1539 के बाद चला जाना, वापस फिर से आना, फिर सेटल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, और अंततः अकबर का राज्याभिषेक कब होता है, 1556, 1536, 56, 1546, तो 1500, देखो याद रखना, इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं भूलना है अपने को। ये फर्स्ट आपका ये, और ये आपका क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड, पानीपत। ये पानीपत का, ये पानीपत, पानीपत यहां कौन है पार्टी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, आईएल। और बाबर का विजय, युद्ध भूमि में लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी का मारा जाना। इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया। ध्यान रखिए ये वो साल है जब बैरम खान के संरक्षण में, बैरम खान के संरक्षण में, बैरम खान एक आपका शिया मतावलंबी मुस्लिम है ना, वो शिया सुन्नी में नहीं बुझाऊंगा ज्यादा आपको। अब 1526 में अकबर है ना वर्सेस हेमू, हेमू शेरशाह का, अकबर वर्सेस हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य की लड़ाई। ये प्रेफेस है, आना अपने को मॉडर्न में है। और ये आपका क्या है, तो ये है मराठा, मराठा वर्सेस अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कहां से आए, है ना, बिल्कुल फारस अफगान दोनों मिला के कह सकते हो, दोनों पे उस समय अहमद शाह का चल रहा था कब्जा। अब यहां पे देखें तो भूलोगे नहीं कभी, अकबर कब आया, तो पानीपत के लड़ाई लड़के ही अकबर का प्रॉपर, हालांकि अकबर का आपका कालानेउर के अंदर पहले राज्याभिषेक हो चुका था। राज्याभिषेक होने के बाद बैरम खां देखता है कि भाई दिल्ली चलना है, तो दिल्ली में तो हेमू अपना सेटिंग बिठा लिया है आकर के, तो फिर तय होता है कि हेमू से युद्ध किया जाए, और बैरम खां युद्ध करने के लिए तैयारी करता है, फिर हेमू से युद्ध होता है। अकबर उस युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में खुद शरीक नहीं हुआ था, अकबर का उम्र उस समय मात्र 14 वर्ष था, तो अकबर शरीक नहीं होता है। ये कहानियों की बातें हैं, याद रखिए। अब यहां 1605 से कब तक, तो कैसे याद रखेगा,
भाई जहांगीर 22 साल शासन किया है और शाहजहां 30 साल, तो 5 से, और ये 1600 आपका 1600, और फिर 57 में नहीं, ये थोड़ा सा लड़ाइयां लड़ता है बंदा अपने स्टैब्लिशमेंट के लिए, औरंगजेब, और औरंगजेब का 1707। ये रिमेंबर करिए, इतिहास इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी। मैथ में से फॉर्मूला याद करते हैं ना, उस तरीके से इतिहास में क्रोनोलॉजी सबसे पहले याद करते हैं, पता तो चले कब कौन सा कैरेक्टर काम कर रहा है। आपको 1707 के बाद का घटना होगा और आपको मन में आए कहीं औरंगजेब तो नहीं था। सीरियसली बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आधा समस्या हल हो जाएगा अगर आप क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी याद हो गया, जिसमें 2 बातें बस याद रखना है कि 22 साल और 30 साल। ये तो पता है ही, पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर ये आपको पता चल ही गया, और यहां पे आपको इसलिए पानीपत के द्वितीय युद्ध से शुरू हुआ। और घेर देता हूं, एक बॉक्स को रिमेंबर कर लेना, ये वाला 2 तारीख 1605 1707, इससे क्या रहेगा आपका मुगल काल क्लियर। अब मुगल काल तो देखो सबको पता होता है, नहीं पता होता है तो उत्तर मुगल काल, वो मैं आपको याद करा दूंगा बहुत आसानी से। बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, हालांकि और भी थे, है ना, 2 ऐसे ईरानी राजा बने थे बाद में मुगल बादशाह के अंदर जो महत्वपूर्ण नहीं थे, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, और आपका आलमगीर, शाह आलम, और आपका अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय, इनको जफर कहते थे। अब वो लोग कैसे लिख दिया है ना, तो आप भी ऐसे ही लिख दोगे, 2 मिनट की बात है, आप भी कभी नहीं भूलोगे। अब इसमें एक राइम तो नहीं कह सकता मैं, ये कह सकता आपको कि इसमें आपका एक लॉजिक छुपा है, और बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ो, बहादुर जहां फरूक। फरूक नाम का कोई व्यक्ति है जो बहादुर है, तो 2 एक बार बोलो, बहादुर जहां फरूक। मतलब मुझे अब, मुझे अब आशा, मुझे आशा अब, सॉरी, मुझे आशा अब नहीं है या है, 2 में से जो तुमको अच्छा लगे लगा लेना, बट बात इतनी ही है, बहादुर जहां फरूक, मतलब मुझे, आशा अब नहीं है। अब फरूक जैसा बहादुर, मतलब फरूक को क्या बोलते थे हम, घृणित कायर। अब फरूक सियर जैसा घृणित कायर व्यक्ति को हमें बहादुर कहना पड़ रहा है, तो ऐसे में इस मुगल वंश से हमें अब आशा नहीं है। तो बहादुर जहां फरूक, आशा अब 1-2 बार इस बात को आप सोचोगे, बोलोगे, देखोगे, कॉपी करोगे, लिखोगे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें रहना क्या है आपको, तो आप 2-3 चीजें और देखो। अब क्या करना है, इसमें आपके पास जो भी उपलब्ध मटेरियल है उसमें हर जगह ये चीजें लिखी होंगी। थोड़ा सा मैप पे अगर आपको दिखाई दे पाए इधर से, तो देखेंगे तो दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट आपको समझ में आएगा। दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट ये है, बार बार चर्चा में आएगा, इसलिए मैं अभी आपको मैप पे समझा दे रहा हूं। ये हिस्सा सर अवध कहलाता था। ये हिस्सा क्या कहलाता था, अवध। ये हिस्सा पूरा कंबाइंडली, ये पूरा कंबाइंडली क्या कहलाता था, झारखंड, उड़ीसा, देख रहे हो, ये पूरा ऐसे लेकर के बांग्लादेश लेकर के सब, क्या आसाम लेकर के क्या कहलाता था, बंगाल कहलाता था। और इधर छोटे छोटे और भी राज्य बाद में बनेंगे, बट कुल मिलाकर के आपको यह ध्यान होना चाहिए। अब दिल्ली से ठीक नीचे इधर की तरफ था, ये आपका रुहेलखंड कहलाता था। और ये क्या था आपका, बाद में रुहेला का नाम आएगा, तो मैप पे समझा दूं। तो अब यहां से हम समझेंगे कि जब मोटा मोटी आइडिया, हाँ नीचे की तरफ आओगे, यहां पे देखोगे महाराष्ट्र से नीचे, ये आपका कर्नाटका जो अभी का है, ये आपका, हालांकि पहले कर्नाटका नाम था, बाद में इसका मैसूर नाम पड़ा, जब आजादी का काल चल रहा था, तो बाद में फिर से क्या नाम कर दिया गया,
कर्नाटका ही नाम कर दिया गया। तो आपके पास जो कोई भी मैटर उपलब्ध हो पढ़ने के लिए, जो भी मैटर उपलब्ध हो, वो मैटर आप अगर खोल लेते हैं तो उससे आपको याद करने में बहुत आसानी मिलेगी। और दो चीजें हम आपको याद करा ही देंगे, एक तो कालानुक्रम। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, शांत होकर के पढ़ना है अपने को। बहादुर जहां फरूक मुंह आपका आशा अब तो सबको पता ही है, आखिरी वाला दोनों सबको पता है। ये वही अकबर द्वितीय है जो पैसा खत्म हो गया था अकबर द्वितीय के पास। तो राजा राम मोहन राय का बोला कि भैया आजकल सप्ताह में 3 ही दिन मटन खा पा रहे हैं, बहुत कम पैसा है, तो क्या करो, जाके अंग्रेजों से थोड़ा पैसा बढ़वाओ, यानी पेंशन बढ़वाओ। तो ये अकबर द्वितीय, डूबता जहाज का मालिक। बहादुर शाह जफर, लगभग जिसके समय में जहाज पूर्णतः डूबा। शाह आलम द्वितीय, ये जहाज डुबाने का खूब प्रयास करेगा, पटना में बैठा रहता है। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पटना में बैठा रहता था, ये भाग गया था। किससे डर करके? अपने ही प्रतिद्वंदियों से डर करके। मोटा मोटी इसी को बोलते हैं औरंगजेब द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के नाम से ना जाता है। क्या है ये? आलमगीर द्वितीय। ए अहमद शाह और ए मोहम्मद शाह, ए फरूक सियर, जहादर शाह। तो उल्टा मत पढ़ो, बहादुर जहां फरूक, याद हो गया, बहादुर जहां फरूक, मुझे आशा अब नहीं है। रखेंगे याद इस बात को। अब लिखना शुरू करिए। बहादुर शाह का कार्यकाल शुरू होता है औरंगजेब के जाते ही। बिल्कुल राजंत्राल तो होना नहीं चाहिए, ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। कब तक चला? लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे तुम। ये तब तक चला जब तक सरकारें चलती है। कितने दिन से चलती है अब चुनी गई सरकारें? 5 साल तक। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? इसके बाद बहादुर शाह को क्या होता है? मृत्यु होता है, अपदस्थ किया जाता है, या षड्यंत्र से हटाया जाता है? षड्यंत्र से हटा दिया जाता है। बहादुर शाह को हटाए किसको बनाया जाता है? तो जहादर शाह, बहादुर जहां फरूक। न भी बनाया जाता तो चलता, जहादर शाह को हटा करके बाद में बोले कि हटा कौन रहा है भाई, ये हटा कौन रहा है? तो अली बंधु थे, सैयद अली आपका शेख थे, उनको आपका यहाँ पे नृप निर्माता कहा जाता था। ये थे तुरानी समूह के व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? आप सॉरी माफी चाहूंगा, ईरानी व्यक्ति थे। ईरानी तुरानी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बात तो करना हमारी मजबूरी है। ईरानी वो थे जो नूरजहां के परिवार से बिलोंग करते थे, और तुरानी वो थे जो असली मुगल थे, बाबर के खानदान के लोग। तो आपको पता ही होगा, जब जहांगीर आया शासन में तो नूरजहां ने सत्ता संभाल लिया, है ना। नूरजहां के पिताजी नाम क्या था? हाँ, एतमादुल्ला। उसका मकबरा बनाया, और सबसे अच्छा मकबरा आज के टाइम पे है, हालांकि चर्चा ठीक है ताजमहल का होता है, बट पिट्यूरा ड्यूरा का बर्ग और पूरा सोने की कढ़ाई क्या हुआ, पत्थर वत्थर लगा हुआ, उसको पिट्यूरा ड्यूरा बोलते हैं। एन आर्ट इन विच मेटेलिक मतलब एम्ब्रॉयडरी इज यूज्ड ओवर स्टोन पे मतलब मेटल पर्टिकुलरली प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड सिल्वर इत्यादि का यूज किया जाता है, उसको पिट्यूरा ड्यूरा बोलते हैं। कल्चर में भी आ सकता है। और पिट्यूरा ड्यूरा का इस्तेमाल करके और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करके अपने पिताजी के यादगार मकबरा बनाया था, और अपने दोनों भाइयों को सेटल कर दिया था जहांगीर के दरबार में। जहांगीर तो भैया वो पाव भर शराब और पाव भर मतलब कबाब, इनमें अपना शासन खुद बोला जहांगीर ने, बाद में लिखवाया कि हम अपने पूरा शासन और पूरा सल्तनत नूरजहां को सरेंडर ही कर दिया था। इसके बाद एक ही कई इतिहासकार जिसको भी मुगल वंश के पतन का कारणों में से एक मानते हैं, तो एक पूरा के पूरा सेटअप प्रिपेयर हो गया था पैरेलल, उसको बोलते हैं ईरानी गुट। और ईरानी गुट बाद में औरंगजेब के बाद तो इतने हावी हो गए, हालांकि शाहजहां ने बहुत हद तक निपटा इससे। शाहजहां ने सभी ईरानियों का लगभग छुट्टी कर दिया था, परंतु इसके कुछ मामा रह गए थे जीवित यहाँ पे। अब शाहजहां ने जहांगीर की पत्नी अर्थात इतनी सौतेली माँ, क्या नाम था, नूरजहां को कहाँ सेटल कर दिया था भेज करके? लाहौर। बिल्कुल लाहौर भेज दिया था और सेटल कर दिया था। आने नहीं दिया कभी भी इधर की तरफ, देखना नहीं है तुमको आगरा दिल्ली की तरफ। औरंगजेब तक तो काम बहुत कंट्रोल में रहा, लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद अभी भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पे वो पदस्थापित थे, और कमजोर राजा आए तो वो हावी हो गए। हावी होने के क्रम में क्या हुआ कि राजा बार बार बदले। तो जहादर शाह जैसी आया वैसी गया, याद रहेगा, आया राम गया राम था ये। फारूक सियर थोड़े दिन टिकता है। टिकने का एक बहुत बड़ा कारण है कि फारूक सियर के बाद के टाइम पे क्या होता है, फारूक सियर बहुत थोड़े दिन टिकता है। हालांकि इसका कार्यकाल बहुत लंबा हो सकता था, लेकिन बहुत लंबा हुआ नहीं, क्योंकि इसको भी कौन हटा देता है, तो आपका देखोगे हैदर बेग, हुसैन अली खान नाम से 2 व्यक्ति थे।
हुसैन अली खान को सैयद अली बंधु भी बोल दिया जाता है। हैदर बेग और हुसैन अली करके दो व्यक्ति थे जो अपने आप को नृप निर्माता बना लिए थे, जिसको चाहते थे उसको राजा बनाते थे। अच्छा, खुद ही बन जाते तो नहीं, खुद राजा तो तू रानी ही बनेगा ना। उस समय राजत्व का सिद्धांत ब्लड से जुड़ा हुआ था। राजा वही बनेगा जो उस परिवार से बिलोंग करता है, जो उस खून से बिलोंग करता है। तो खुद नहीं बन सकते थे, बट इतने पावरफुल थे कि वो हटा देते थे कि भाई आप राजा नहीं हो, हटो, हम इसको बनाएंगे। तो आपको याद रहेगा 6 साल के लिए 1717 इसमें शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, बाद में आएगा 6 साल के लिए। तो कैसे याद रखोगे? 5 साल ये, 1 साल ये और 6 साल के लिए आपका 13 और 6 19। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया मोहम्मद साहब। पहुंचते ही सबसे बढ़िया काम क्या करता है कि अली बंधु को ही मरवा देता है। इसको समझ में आ गया था कि भैया 4-5 साल के लिए राजा बनाएगा और फिर हटा देगा। तो मोहम्मद साहब ना उन लोगों का सपोर्ट लेके फर्रुख शेर को हटा दिया। खेला समझ में नहीं आया तुमको? उन लोगों का सपोर्ट लेकर के, इनको सैयद बंधुओं का समर्थन लेकर के उनको हटा दिया वहां से, और किसको राजा बना दिया? मोहम्मद शाह को राजा बना दिया गया। मोहम्मद शाह को राजा बनाने के बाद क्या हुआ? अली बंधुओं का ही निपटारा करवा दिया। ये हैदर बेग और सैयद अली का निपटारा करवा दिए। और तुम देखोगे सबसे लंबा कार्यकाल मिला है। कितना कार्यकाल है आपका? 1748, आपने 1900 कहा, 1748, 48। अब इसके बीच में बहुत सारा कांड हो जाएगा। बेचारे के साथ बहुत चोट हुआ है। नादिर शाह का आक्रमण इसी के समय है। हाँ, वो सारा बहुत बढ़िया। काफी पढ़े लिखे लोग हैं हमारे सामने बैठे हैं, 15-20 इतिहास के काफी जानकार छात्र। तो देखिए 1748, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को काफी नॉलेज है। तो सारे में हमें समझा दिए कि मोहम्मद शाह के समय कौन आएगा? नादिर शाह का आक्रमण। तो जैसे यही तो इतिहास है। तो कालानुक्रम से तुमको रिलेट हो रहा है ना चीजों को, इतना आसान कर दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री को, चिंता मत करो तुम। अब कौन आएगा? मोहम्मद शाह के समय एक युद्ध होता है बहुत फेमस। कौन सा युद्ध है? पढ़े लिखे हो वो भी बताओ। 1757 वाला युद्ध किसके समय होगा आपका? अच्छा, मोहम्मद शाह के समय। देखो अब मोहम्मद शाह आ गया, अहमद शाह, अहमद शाह आलम। देखो अहमद शाह के समय एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। वो कौन सा है आपका? 1750 ईस्वी के अंदर क्या होता है कि अंग्रेज, देखो प्लासी की युद्ध अंग्रेज का प्रथम प्रयास नहीं है। प्रथम प्रयास है अंग्रेजों का किसमें? 1750 में दूसरे कर्नाटक बैन में एंट्री मार देना। बाद में पढ़ाऊंगा, अभी लिखा था मिटा दिया। दूसरे कर्नाटक वार में पहली बार प्रयास किया था अंग्रेज की भारत के किसी आंतरिक मामलों में दखल दे। याद रखना, हैदराबाद में क्या हो गया था? आसपास के इलाकों में हैदराबाद, उस समय हैदराबाद ही कहते थे, आंध्र प्रदेश नहीं कहते थे। राजा नहीं रहे थे और कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। तो अपने पसंद के राजा बिठाने के लिए फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में लड़ गए थे। और देखा गया था कि दोनों का ही इंटरेस्ट है भारत के पॉलिटिक्स में, इसलिए कहा जाता है। और उनको पता चल गया था कि क्या नाम है बंदे का? अहमद शाह बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उसके राजकाज में। यहाँ पे आज तेलंगाना है, उस समय तेलंगाना नहीं था दोस्त। उसके राजकाज में यहाँ हैदराबाद में सत्ता संघर्ष चल रहा है और यहाँ दिल्ली बैठा हुआ राजा को कोई इसका खबर ही नहीं है। तो इनको समझ में आएगा कि बहुत ही जल्द यहाँ पे भी हम ही को संभालना पड़ेगा आकर के। अब दिक्कत ये थी कौन संभाले? फ्रेंच भी थे उस समय और ब्रिटिशर्स भी थे उस समय। आज ही हमें भी पढ़ना है तो बैकड्रॉप प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि आपका 1750 का वो युद्ध, तो हमें तो मिला के पढ़ाना है, क्या दिक्कत है? तो 1746 से 1748 में हुआ था पहला कर्नाटक वार। क्या लिखूंगा मैं? K1। और फिर आपका तुरंत 1749 से 1754 में क्या हुआ था? K2। और आपका तीसरा कर्नाटक वार कब हुआ था? 1756 से 1700 K3। ले बात कहां जा रही थी और कहां समाप्त कर दिया हमने ला करके। पढ़ना पड़ेगा। इसमें तुमको किताब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बुक रखोगे तो तुम्हें रेफरेंस मिलेगा। K1 K2 K3 क्या है? वेरिएबल नहीं है, मैथ का क्लास नहीं है। K1 K2 K3 है। कर्नाटक वार फर्स्ट, कर्नाटक वार सेकंड, कर्नाटक वार थर्ड। तो बोले कैसे याद रहेगा सर? आपको तो याद है, तो जैसे हमें याद है वैसे तुमको याद रहेगा कहानियों से। कि मोहम्मद शाह कमजोर पड़ गया था तो हैदराबाद में एक पंगा हो गया था और फ्रेंच और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ गए थे। तो बोलो सर यहां क्यों लड़े? तो ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार की लड़ाई थी।
बोलो कैसा विशेष लड़ाई सर? ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध से। किससे? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया कहां है सर? यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रिया। ये शुरू हुआ था हैदराबाद का सत्ता संघर्ष, इसको कहते हैं। और ये था आपका सप्तवर्षीय युद्ध। कहां हुआ था? यूरोप में। हाँ, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था ये। समझ रहे हैं? तो कैसे? सप्त मतलब क्या होता है? और ये कितने साल चला? तो बच गया 7 - 2 कितना हो जाएगा याद? 46, 48, 49, 54 और 56, 63। तो यार 63 में युद्ध खत्म करना मजबूरी भी था, क्योंकि 64 में बाद में क्या शुरू करना है? बक्सर का युद्ध। और इसको 56 में क्यों शुरू किया? 57 में पलासी लड़ना है। बोलो पहले से प्लान था क्या अंग्रेज का? नहीं, ऐसे हमने क्रोनोलॉजी सेट किया हुआ है। ऐसे थोड़ी प्लान होगा पहले से, पहले ये लड़ूंगा। हो सकता है हो, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सेटिंग तो ऐसा बैठ रहा है। देखो ना, 56 में ये खत्म किए, 57 में क्या लड़ लिया? पलासी। फिर ये चलता रहा, 63 में इनको निपटा दिया अंततः। फिर 64 में क्या लड़ लिए? बक्सर। इधर देखो, जैसे ये युद्ध जीतते हैं वैसे फिर ये शुरू करते हैं, इनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब जाके आप वहां पे क्या लड़ते हैं? 57 में पलासी। तो कितने वांडीवास की लड़ाई जो है इसी का एक हिस्सा है। वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास इज द पार्ट ऑफ थर्ड इंडो बोल रहा हूं मैं, आपका फ्रेंच और ब्रिटिश बार। हाँ, एंग्लो फ्रेंच बार। एंग्लो फ्रेंच बार को ही तीसरे कर्नाटक युद्ध बोलेंगे। तीसरे कर्नाटक युद्ध का सबसे निर्णायक बैटल था वो वांडीवास की लड़ाई थी। और उस वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का विजय होने के पश्चात ही तय हो गया था कि फ्रेंच यहां से विदा होंगे, परंतु छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही। बड़ी सिंपल सी बात है। हुआ क्या था कि मान लो तुम 2 दोस्त हो और मान लो एक ही गांव से हो, दोनों का एक ही गांव है, दोनों एक साथ एक थाली में बैठ के खा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। अचानक से तुम्हारे पास फोन आया कि प्रदीप के पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया लाठी। अब क्या करोगे? क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? क्या करोगे? सोच के बताओ। खाना कैसे लगा? तुमको लगेगा नहीं कि एक बार खाना छोड़ प्रदीप को, और बोला तुम्हारे पिताजी ने और एक बार प्रदीप को से बदला ले ही ले तो तुम प्रदीप को वहां पटक के पीटना शुरू करोगे। फिर प्रदीप के पिताजी का फोन आया कि मैंने उसका पिताजी का सर फोड़ दिया, इसका सर तू फोड़ दे। तो दोनों भीषण लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाओगे। यही हुआ था। यहां इनकी कोई शत्रुता नहीं थी, बट वहां एक दूसरे के बहुत मजबूत राइवल थे। कौन? फ्रेंच और इंग्लैंड। तो अब तुमको याद रखने में मदद मिलेगा कि किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से। यह किससे प्रेरित है? हैदराबाद का सत्ता संघर्ष। और यह कैसे? यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। भैया वहां लड़ाई शुरू हुआ था, असली में तो सिर्फ यहां लड़े हैं सेकंड वाला। फर्स्ट और थर्ड जो है उनको लड़ना पड़ा कि भाई मालिक वहां लड़ रहे हैं तो अपने को लड़ना पड़ेगा। पेरेंट कंट्री जो हमारा है, बाप हमारा लड़ रहा है, तो बेटा यहां एक साथ कैसे घूमेंगे एक ही बाइक पे? गांव वाले भी तो मजाक उड़ाएंगे कि यार नकली लड़ाई लड़ता है क्या, यहां साथ घूम रहा है दोनों। तो इसलिए लड़ना पड़ा था। इतना सही काम नहीं चलेगा, जब पढ़ ही रहे हो तो सब पढ़ो। अब होता है, लड़ाई तो हो गया। ये जब भैया लड़ाई वहां हुआ है तो संधि भी कहां होगा? वहीं होगा। एला सापल की संधि होता है। और एला सापल की संधि कहां? फ्रांस में। फ्रांस में एला सापल की संधि होता है। एला सापल। आगे बढ़िए। हैदराबाद के युद्ध का अंत होता है पांडिचेरी की संधि से। किससे होता है? पांडिचेरी की संधि से। और अंतिम संधि जो होता है वो पेरिस में तय होता है। वो होता है कि भैया अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, और क्या करेंगे कि भारत में खुला खेल मिल गया खेलने के लिए। किसको? ब्रिटिशर्स को। और फ्रेंच जो हैं 4 बस्तियों में सिमट के रह गए, यमन, माहे, पौंडी और कारिकाल। 4 बस्तियां जो आज 4 जिले हैं। इस नक्शे पे देखोगे तो, बड़े नक्शे पे देखोगे तो यमन, माहे आपको दिखाई देगा जो पौंडी के नजदीक, हाँ इधर काफी दूर। 2 तो यहाँ पे हैं देखो, और आपका इधर 4 जिले हैं, पढ़ लीजिएगा कभी। यहीं सिमट के रह गए, जो पांडिचेरी बाद में फ्रेंच से लेकर के बस्तियों को और भारत का एक संघ शासित राज्य के रूप में बनाया जाएगा। ऐसा आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा। ए पापे कैसे याद रखेंगे सर? ए पापे
ए पापी, एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब है ना, पापी कोई क्या होता है इसका मतलब? पिताजी, बिल्कुल। तो पंजाबी में बोलते हैं, समझ गए? बढ़िया। तो तुमको मजाक मजाक में कर्नाटक वार कंप्लीट हो गया। तो ऐसे हम हंसी मजाक में पढ़ेंगे आज, बने रहिए। एलासापल की संधि, ऑस्ट्रिया का उत्तरकाल युद्ध, तारीख और आपका, हाँ अब बोल रहे हो कि सर हुआ किसके बीच है, तो ये हम अंडरस्टूड कर गए क्योंकि बोल ही रहे थे, लिखना सब कुछ जरूरी नहीं है। किसके बीच हुआ है? अंग्रेज और फ्रांसीसी। मिटा दूं, वापिस चलें। अहमद शाह बेचारी इंतजार कर रहे हैं। अहमद शाह कब तक? तो देखेगा दूसरे कर्नाटक युद्ध तक। तीसरे कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ होने तक अहमद शाह खेला में नहीं है। देखिए, जब तक इंफॉर्मेशन को ऐसे लगाएंगे नहीं ना, नोटिंग नहीं बनाएंगे ना, गठबंधन नहीं करेंगे ना, आपको याद नहीं होना है। अब याद रहेगा। भूलोगे तो इकट्ठे, याद होगा तो इकट्ठे। अब भूलेंगे इकट्ठे तो 10 दिनों में याद भी तो हो सकता है वापस। मतलब एकता लाना है। ऐसे नहीं कि एक उस विषय को अलग पढ़ रहे हैं, यूट्यूब का लेक्चर 10 मिनट का, आज मैं तुमको कर्नाटक वार पढ़ाता हूँ, 2 मिनट में सारा युद्ध कराता हूँ, वो आके उसके टीके बना के रटा के कोई चला गया, ये अलग ना। इंटीग्रेटेड पढ़ाई करना पड़ेगा। पता पड़ेगा छोटे छोटे 50 वीडियो देखने के बजाय बड़ा ढंग का 2-3 घंटे का एक वीडियो देखो आराम से, अस्थिर से। आलमगीर द्वितीय सीन में आए हैं, इतने इंपॉर्टेंट बंदा है ये, तुम कभी सोचे ही नहीं होगे कि इसके समय कितना महत्वपूर्ण काम हुआ है। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछती है, पीसीएस क्वेश्चन ऐसे पूछती है, और तुम एसएससी के मेंस देने जा रहे हो। किस्मत खराब हुआ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही बंद हो गया। मैच द फॉलोइंग, कोई बड़ी बात है क्या? पहली बार मेंस हो रहा है, 3 स्टेटमेंट, तो क्या करोगे? यूपीएससी वाले तो खेल जाएंगे। ऐसे देखो, कम से कम ऐसे 50,000 बच्चे होते हैं जो आईएएस में फेल होने के बाद एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो डोंट ट्रीट इज इन अ लाइटर वे, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, क्रोनोलॉजी पकड़िए। आलमगीर का काल है कब का? देखोगे तो आलमगीर द्वितीय के समय में एक युद्ध होता है, और युद्ध का नाम क्या है? पलासी। तो हमें भी इतना ही याद है, इसके अलावा और कुछ याद ही नहीं है। इतना याद है कि आलमगीर का काल शुरू होगा 54 पे और पलासी कवर करेगा और खत्म होगा 59 पे, तो याद रह जाएगा। और आलमगीर के बाद हमको पता है कि सबसे लंबा खेला है कौन? शाह आलम, क्योंकि ये कुछ खेला ही नहीं है, ये बस रोटी भात खा रहा था बैठ करके वहां पे, क्या बोलते हैं, लाल किला में। तो 1754 से 1700, इसके बाद जो ये शुरू किया है वो इतना लेट खत्म किया कि अकबर द्वितीय के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर अकबर द्वितीय आया तो कब तक चला इसका? 37। 37 का कैसे याद रख पाएंगे सर? 1833 का अधिनियम किसके समय आया था? यही तो याद करना है, विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय जो था एकदम गरीबी में जिन हो गया था। राजा राम मोहन राय का दोस्त कौन? विलियम बेंटिक। सत्य प्रथा बोल के खत्म करा दे कि हेलो विलियम बेंटिक, रिमूव दिस ब्लडी प्रोसेस ऑफ ये वो। काफी अंग्रेजी बोलते थे राजा राम मोहन राय, इतना खराब नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और हिंदी भी बहुत अच्छा, और उर्दू भी बहुत अच्छा, फारसी भी पढ़ा था। तो कहीं फुर्सत में राजा राम मोहन राय पे चर्चा कर लेंगे। अभी हम बात कर लें कि भैया 1837, तो कैसे याद रहेगा? 1833 में क्या हुआ था? एक एक्ट आता है, उसी एक्ट से क्या होते हैं? विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, है ना। और विलियम बेंटिक ही आपका 1828 वाला वो दौर है, और 29 में क्या खत्म करते हैं? सती प्रथा। उन्हीं के कहने पे, हाँ उन्हीं के कहने पे ठगी प्रथा का अंत कर देते हैं। मतलब विलियम बेंटिक के बहुत अच्छे दोस्त थे, कौन? राजा राम मोहन राय। तो भैया इनको लगा अकबर द्वितीय को कि मोहन राय विलियम बेंटिक को बोलेगा तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा, तो तुमको याद रहेगा। लेकिन अब मोहन राय जाते तो हैं बोलने के लिए, राजा को उपाधि मोहन राय को कौन देता है? अकबर द्वितीय। चले भी जाते हैं बोलने के लिए, कहां? लंदन। लेकिन संयोग से अल्प आयु में लंदन के ब्रसेल में इनका मृत्यु हो जाता है। और लंदन के ब्रसेल जगह में आज भी एक बड़ा स्टैचू है राजा राम मोहन राय का, उनके सम्मान में। आज भी पूरी दुनिया भारत के आपका और फादर ऑफ रेनेसा, यानी भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को।
तो देखो कितना कनेक्टेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है अटैच होकर के। अब आते हैं, जैसा ये आए बहुत बढ़िया, लेकिन जैसा ये गए वैसा किसी को जाना नहीं चाहिए। भारत की जमीन पर 2 इंच इनको, इंच नहीं गज, इंच में तो खैर कैसे काम चलेगा, 2 गज जमीन नहीं मिल पाया। मार्मिक बातें हैं। इनको बहादुर शाह जफर कहते थे। ये शायरी करने के बहुत शौकीन थे। इन्हीं के दोस्त थे कौन, जिनके नाम पे तुम मजाक उड़ाते थे ना, तो बहुत गालिब के नाती बन रहे हो तुम, है ना, गालिब के बेटा मत बनो, गालिब तुम्हारे चाचा थे क्या, जो शायरी वारी करता है मजाक उड़ाते हैं, मिर्जा गालिब, बल्ली मारान का रहने वाला मिर्जा गालिब इनके मित्र थे। और शेरो शायरी होता था, अपना मस्ती में रहते थे, इनके समय कोई काम नहीं था। बुजुर्ग हो गए थे, बदमाश लोग चले गए। वो बदमाश कौन थे, आज़ादी के दीवाने, उनको अंग्रेज बदमाश कहते थे। और आज हम सबाल्टन मूड में नहीं हैं, आज हम थोड़ा सा वेस्टर्न मूड में हैं। तो अंग्रेजों की तरफ से बोलूँगा, फुर्सत मिलेगा तो अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे। 3 तरीके के इतिहास होता है। एक आपका नेशनलिस्ट, वो कहते हैं सब कुछ हमारे वेदों में है। एक होते हैं आपके ब्रिटिश हिस्टोरियन बोल दो या पश्चात इतिहासकार बोल दो, वो कहते हैं कि हमने इनको सभ्य बना दिया, इनको तो कुछ आता ही नहीं था। और तीसरा एक किस्म होता है, उनको सबाल्टन बोलते हैं, वो इनमें यकीन ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ अमीर गरीब की नज़र से देखते हैं। अमीर गरीब स्त्री, है ना, दबे कुचले, जेएनयू वाले इतिहासकार, उनको सबाल्टन हिस्टोरियन बोलते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार भी कहा जाता है। अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा दौर चल रहा है मार्क्सवादी इतिहासकार का। तुमको यही लिखना पड़ेगा कि मार्क्सवादी इतिहासकार, है ना, कुछ चीज़ में कुछ आ जाते हैं। तुम पढ़ा रहे हो कि हमारे प्राचीन काल में ऐसे था, वो टप से आके बोल देंगे महिलाओं का हालात क्या था, फिर तुम चुप होना पड़ेगा तुमको। तुम बोलोगे हमारे प्राचीन काल में ऐसे हो रहा था, और बोले कि हैं दबे कुचले दलित, ये जात पात की बटी हुई दुनिया, वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब वो अंग्रेजों को भी झाड़ देते हैं, तुम क्या बात करो, कितना दबा के रखे हो। उनको कुछ भी पसंद नहीं है, वो जेएनयू टाइप के इतिहासकार है, सबल्टन। तो आज मैं कौन हूँ, आज मैं ब्रिटिश हिस्टोरियन के एंगल से हूँ। अंग्रेज आए, भारत को सभ्य बनाया, माफी चाहूँगा ऐसा कह रहा हूँ मैं, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग 1857। किसको याद नहीं हुआ इतना डाटा, वही क्या होगा। 2 मिनट इसको रिव्यू करो। सबसे पहले आंख बंद करके सोचो, बहादुर जहां फरूक, मुँह मुझे आशा अब नहीं। सबसे पहले तो भैया आया वो 1 साल के लिए आया, 5 साल के लिए आया, एक रेजाइम के लिए। कौन आया, बहादुर शाह। 1 साल के लिए जहांदर शाह आया, निकल लिया। फारूक सियर 5-1 6 साल के लिए आया, 13-19 निकल लिया। बट सबसे लंबा कार्यकाल उन दौर में कौन निकाला, 43 तक, मोहम्मद शाह, क्योंकि उसने नृप निर्माता जो है सैयद अली बेग को मार दिया था, हैदर बेग और सैयद अली को मार दिया था। अहमद शाह उसके बाद, है ना, जिसके समय में क्या होता है, कर्नाटक वार सेकंड हमको पढ़ना पड़ गया लास्ट तक। आलमगीर द्वितीय के टाइम में क्या होता है, पलासी। और शाह आलम के टाइम में क्या होता है, बक्सर। शाह आलम के टाइम में बक्सर होता है, शाह आलम के टाइम में वांडीवास होता है, शाह आलम के टाइम में बेदरा का युद्ध होता है। तो शाह आलम को हल्के में मत लो तुम, इतना सब कुछ हो रहा था, शाह आलम मस्ती में। कहाँ गए शाह आलम, इधर दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, तो इधर लिखता हूं। शाह आलम के टाइम में शुरू से चलो। शाह आलम के टाइम में पलासी हो गया, 1759 में क्या होगा, वेदरा। ये एक ऐसा युद्ध है, डचों का उन्मूलन कर दिया गया था। किसका उन्मूलन, डचों का, बेदरा का युद्ध। 1760 क्या हुआ था, वांडीवास की लड़ाई। क्या हुआ था, वांडीवास की लड़ाई। इसमें किसका उन्मूलन किया गया था, फ्रेंच का। वो किसका हिस्सा था, तीसरा आंग्ल का। कई बार तो यही पूछते हैं कि वांडीवास की लड़ाई किस बैटल का हिस्सा था, तो उत्तर देना होगा आपको, वांडीवास की लड़ाई तीसरा कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। इसके बाद मामला यही नहीं रुकता है, इन्हीं गधे के समय में क्या हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई। हालांकि उसमें पार्टी नहीं थे, बट पार्टिसिपेट भी नहीं किए किसी भी प्रकार से, युद्ध को रुकवाने के लिए या किसी के समर्थन विरोध में नहीं थे, स्टेटमेंट्स तक नहीं जारी किया था, देख रहे थे वीडियो गेम जैसा। और किसके बीच हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। बहुत बढ़िया, 1761 हो गया ना। अब देखिए इन्हीं के समय में क्या होता है, बक्सर। कौन सा लड़ाई था बक्सर का, ये 1764। अब बक्सर में तो एक ही नंबर की लड़ाई है, हालांकि 2 हिस्से में संधि होता है। ये क्या हुआ, इसको लिख देता हूं मैं, थर्ड पानीपत, और ये है बक्सर की लड़ाई।
ये बस्तर से मत कंफ्यूज हो जाना। एक बार तो सवाल यही आया था कि बक्सर कहाँ है, और जो बिहार यूपी से बच्चे नहीं थे वो टिक करके आ गए कि छत्तीसगढ़ में। वो बस्तर है, बक्सर बिहार में है, बक्सर यहाँ पे है एग्जैक्टली। बक्सर कहाँ पे है, तो एकदम एकदम जैसे यहाँ निकलोगे ना, यहाँ यहाँ गंगा किनारे यहाँ पे। यूपी से ऐसे अवध से घुसते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, बक्सर आता है। बक्सर की लड़ाई, बॉक्सर का युद्ध चाइना, वो बॉक्सर की लड़ाई है। वो क्या था, ईसाई, हाँ बॉक्सर की युद्ध तो जब मैं तुमको ये पढ़ा रहा होगा तब पढ़ा दिया होगा। बॉक्सर की युद्ध क्या हुआ था, एक तो अफीम बहुत फैला दिया था चाइना ने, सॉरी ब्रिटिश ने चाइना में, और ईसाइयत भी बहुत फैला रहे थे। तो चाइना के जो उस समय बॉक्सर्स थे, वो सारे बॉक्सिंग करने वाले, व्यायाम करने वाले, उन लोगों ने आंदोलन छेड़ा था नशा के खिलाफ। वो आंदोलन कहलाया था बॉक्सर विद्रोह। और बाद में युद्ध हुआ था पूरा, पकड़ के सारे पादरी लोग को मारने लग गए थे, तो धर्म युद्ध का रंग ले लिया था। सारे जितने ईसाई मिशनरीज गए हुए थे ना चाइना में, उनको सबको पीटा था और सबको भगाया था। चाइना वाले इतना आसानी से टैकल नहीं हो पाए थे। चाइना ने उपनिवेश बनना बहुत जल्दी नहीं स्वीकारा, बहुत आसानी से चाइना सरेंडर नहीं किया था। सबसे आसानी से, सबसे भंगुर तरीके से सरेंडर किया इंडिया ने, क्योंकि इंडिया राष्ट्रीयता के बंधन में था ही नहीं। ये बात आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए। कई लोग सवाल पूछ रहे थे, कभी कभी पूछते रहते हैं क्लासरूम के दरमियान भी, कि चाइना में ऐसा क्या था। तो चाइना में एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था, बट भारत में एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था जी। अब यहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है, इधर बंगाल में क्या हो रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं था ना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति था। ये मान ही नहीं रहे थे कि हम एक राष्ट्र के हिस्सा हैं। कोई ऐसा सूत्र नहीं था जो उनको एक तत्व में बांध सके। भारतीय होने का उनमें कोई वो था नहीं, भारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, तो मजा नहीं था उनको। अंग्रेज बहुत आसानी से इनको तोड़ फोड़ दिए थे। खैर, इतनी लड़ाइयां तुम देख ही लिए ना, वेदरा, वांडीवास, पानीपत, बक्सर, ये सारी लड़ाइयां किसके समय में हो रही हैं? ये सारी लड़ाइयां हो रही हैं शाह आलम द्वितीय के समय में। हालांकि लड़ाइयां और भी हैं, पर लड़ाइयों से क्यों भरे, अभी शुरुआत है। अब आइए अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय महत्वपूर्ण काम बस इतना सा होता है कि मराठों का खाई खेल खत्म कर देते हैं, और अंग्रेज फाइनली क्या, हालांकि अंग्रेज के सामने अंतिम सरेंडर तो इन्हीं का हो गया था 1765 में, और 26 लाख का पेंशन भोगी बना दिया था बंदे को, शाह आलम द्वितीय को 1765 में। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र इनको दे रखा था कि राजा का अनुभव ले सकें, आगे जाके तो वो भी ले लिया गया था। तो अकबर द्वितीय वगैरह तो अपने घर के राजा थे, सिर्फ 26 लाख रुपया मिलेगा, नौकर चाकर रखिए, बुलंदी से रहिए, बढ़िया खाइए पिए, और उसको बढ़ाया नहीं लगभग 50 सालों तक। 1765 से देख रहे हो, 50 साल करते हैं तो क्या आ जाता है, 1815, समझ रहे हो। तब एकदम पगला गए थे अकबर द्वितीय के 50 साल पहले। अब किसी का सैलरी 50 साल से नहीं बढ़े तो कम पड़ेगा ना। 26 लाख रुपये 50 साल पहले तो बहुत होता होगा, 50 साल बाद कम पड़ने लग गया था। तो बोले क्या, थोड़ा इसको रिव्यू करवाओ, और अंग्रेज मना कर दिए थे देने से कि पैसा नहीं देंगे। अकबर द्वितीय वगैरह का हालत तो इतना खराब हो गया था कि इन्होंने अपना दरवाजे बेचे थे, किससे, मराठों से, किला के कुछ हिस्सों का, है ना। बहुत खराब स्थितियों में रहा था अकबर द्वितीय का काल, पैसे कम हो गए थे। और बहादुर शाह तो देख सकते हो 1765 वो निर्णायक बिंदु है। तो पूछो भैया क्या होता है सर, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की 2 संधि होती है, आपका फर्स्ट और सेकेंड, है ना। अगस्त 7-12 अगस्त के आसपास है, कोई तारीख रहेगा उन 2 अगस्त के महीने में। और ये 2 संधियां किससे के बीच हुई हैं, एक अंग्रेज वर्सेस, हाँ एक लिख रहा हूं अंग्रेज का, ब्रिटिशर्स बी वर्सेस शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला कौन थे भाई, तो पार्टी थे, बक्सर के युद्ध के पार्टी कौन थे, शुजा-उद-दौला। अब शुजा-उद-दौला एक अकेला पार्टी थे नहीं, 3 लोगों का गठबंधन था। कौन कौन थे उस गठबंधन में शामिल, तो शुजा-उद-दौला, और पीछे स्टोरी और आएगा वापिस, अभी सुन लो, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। और इधर से पार्टी थे अंग्रेज, अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। ध्यान देने योग्य बातें, हेक्टर मुनरो ने युद्ध जीतने के बाद संधि में पार्टिसिपेट नहीं किया। संधि करने कौन गए, तो रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उनको संधि एक्सपर्ट कहा जाता था। ऐसे लपेट के संधि करते थे कि फिर सामने वाला कभी संधि करने लायक बचता नहीं था। तो आपका शुजा-उद-दौला से, और फिर संधि किया किससे, शाह आलम द्वितीय से। शुजा-उद-दौला को पार्शियली बेनिफिट ही पहुंचाया,
बोला कि तुम मेरे कंट्रोल में रहना और शाह आलम द्वितीय से कुछ क्षेत्र लेके तुमको दे देते हैं। उसको पता था अंग्रेज को कि शाह आलम द्वितीय कुछ भी है लेकिन मुगल है, अगर वो मजबूत हो गया तो सारी शक्ति एक साथ कंसंट्रेट हो जाएंगे, सारा भारतीय शक्ति जो है, और गड़बड़ कर सकता है। अवध वाले के पास तो अवध ही रहेगा ना सिर्फ। अवध मतलब तुमको मैं समझा चुका हूँ, कौन सा इलाका? लखनऊ। मैं तुमसे अवध बोलूँ तुम्हारा दिमाग में लखनऊ जाए, मैं तुमसे फैजाबाद बोलूँ तुम्हारा दिमाग में अयोध्या जाए, मैं तुमसे बोलूँ रोहिलखंड तुम्हारा दिमाग में बरेली आना चाहिए। ये सब वो जगह थे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जगह है ना, तो ऐसे ऐसे खंडों में बटा हुआ रहा। तो समझ गए, इस चक्कर में आपका 2 संधि होता है। उत्तर मुगल काल के शासक आपको कंप्लीट बोले कि सर सवाल कंप्लीट नहीं, कुछ कुछ बातें और जान लो। बहादुर शाह को बोलते थे शाहे बेखबर, शाह ए बेखबर, यानी कि इनको किसी चीज का कोई खबर रहता नहीं था, रिलैक्स मैन थे, कूल। आगे देखिए, जहादर शाह कौन थे? लंपट मूर्ख, 1 साल तक शासक बनाया रखा गया। बना ही इसलिए था कि मुगलों के प्रति, ऐसे राजाओं के प्रति नफरत क्रिएट हो जनता का, और फिर वो आपके ईरानी गुट बोले कि अब तुरानियों में कोई सत्ता संचालन के लायक नहीं रहा, इसलिए अंततः हमें क्या करना पड़ रहा है? शासन अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। ये थे लंपट मूर्ख, तो नाम याद रख लीजिएगा इनका। और इतने हद तक लंपट मूर्ख थे, आप इसमें जानेंगे कि मतलब खुद ना कंट्रोल करके अपने टाइम में, एक वेश्या थी लाल कुमारी करके नाम आएगा तुम्हारा, ऐसा ही कुछ है, लाल, जिनको अपने शासन में हस्तक्षेप का इजाजत दे रखा था। शी वाज टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ जहादर शाह, हाँ ऐसे कुछ है। तो हटा दिया जाता है किसके द्वारा? नृप निर्माता। कौन थे नृप निर्माता? तो नृप निर्माता थे आपके हुसैन अली खान और आपका बेग। अब हटा दिया गया तो किसको बनाया गया? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित कायर बोला जाता था। ये वही बंदा है जो बंदा बहादुर को मरवाता है बाद में। हालांकि बंदा बहादुर बहुत तगड़ा लड़ाई लड़ता है, परंतु फिर भी बंदा बहादुर को धोखे से मरवाने वाला व्यक्ति कौन था? बोले बंदा बहादुर कौन था? तो सिखिज्म का एक बहुत बड़ा सरफरस्त इंसान, जिसने झंडा ऊंचा बनाए रखा। किसके बाद? गुरु गोविंद सिंह के बाद भी। नाम क्या था? बंदा बहादुर, है ना। सामूगढ़वाई लड़ाई वगैरह का चर्चा आएगा, अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी है। खैर इतिहास बहुत लंबा है, सब कुछ तो संभव नहीं है पढ़ाना, तो याद रखना इसी के समय में हुआ था। और इसको क्या कहते हैं? बंदा बहादुर। इसको कहते हैं घृणित कायर। और इसके समय में ही बंदा बहादुर वाला, इसलिए नहीं कहते हैं घृणित कायर, कई कारण हैं। ये सबसे पहले सरेंडर करना शुरू किया था 1717 में अंग्रेजों को आपका, हाँ, फर्रुखसियर ने पासेज दस्तक जारी कर दिया था, और दस्तक भी शर्त पे, अंग्रेजों के शर्त पे। तो कई कारण थे, और किसी से प्रोटेस्ट नहीं करता था। मुगल सत्ता को कोई भी चुनौती दे, आंख दिखाए, आसानी से मान जाता था। इसी के समय में क्या हुआ था? तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। तो सबसे पहले हैदराबाद, सबसे पहले कौन सा राज्य बना? हैदराबाद, अवध, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, और आपका रुहेलखंड। हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, रुहेलखंड, बंगाल और भरतपुर। हैदराबाद, अवध, रुहेलखंड, कर्नाटक, बंगाल और भरतपुर। बंगाल और भरतपुर। एक कुछ क्षेत्र थे जो सबसे पहले स्वतंत्र हुए। तो हैदराबाद आपको पता है नक्शे पर यहां है, अवध आपको बता दिए कर्नाटका इधर है, भरतपुर का लोकेशन बिल्कुल ठीक यहां पे उत्तर प्रदेश और आपका राजस्थान के बॉर्डर वाला ये इलाका, दिल्ली से बहुत दूर नहीं, दिखाई दे रहा होगा। और बंगाल आपको दिखाई यहाँ पे दे ही रहा है। संपूर्णता के साथ बंगाल को हमें कंसिडर करना है। अब ये किसके समय में सारे अलग होना शुरू हुए हैं? ये सारे अलग होना शुरू हुए हैं आपका मूल रूप से फर्रुखसियर के टाइम में क्या हुआ? कमजोर हो गए थे। फर्रुखसियर के टाइम में क्या होना शुरू हुआ था? ये मुगल बादशाह के आदेशों का अवहेलना करने लग गए थे, टैक्स वैक्स देने में लेट लतीफी करने लग गए थे। तो कहा जाता है कि बुनियादें हिली थी फर्रुखसियर के साथ के समय में,
बट जो चरमरा रही थी, टूटी किसके समय में? फारूक शेर के बाद कौन आता है? मोहम्मद शाह। तो तुमसे अगर ये पूछे कि मुगल बादशाह कौन थे जब स्वतंत्र राज्य अब का नींव डला था, यानी राजकीय आदेश का अवहेलना होता था, तब फारूक शेर। और तुमसे पूछा जाए कि सबसे पहले आपका किसके समय में ऑफिशियली टूटना शुरू होता है, तो देखो टूटना जो शुरू होता है डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर ऐसे इतना डिस्टिंग्विश करके तो कोई बड़े एग्जाम में पूछेंगे तो मोहम्मद शाह, फारूक शेर दोनों ऑप्शन में देंगे नहीं, क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हम। कई जैसे तुमसे बात करें कई राज्यों का स्थापना के तौर पे, तो हैदराबाद का स्थापना जो क्या था, निजामुल मुल्क ने किया था, इसकी वजह से उसको निजाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैदराबाद का एक नाम है ना निजाम, निजामुल मुल्क बोलते हैं। और एक और नाम है चिंगलीज खान। एक कब किया था? 1725। देखो काल किसका है 1725? बोलो मोहम्मद शाह का। तो एग्जैक्ट अगर आपसे ये पूछा जाए किसके काल में शुरू हुआ फाइनली, तब आंसर आप करेंगे मोहम्मद शाह। बट फारूक शेर के समय में क्या हो गया था? आदेशों की अवहेलना, अंग्रेज मान नहीं रहे थे, इनके अपने वाले राजा जो थे, राज्य थे, वो मान नहीं रहे थे, तो खेला खराब हो ही गया था। अवध और कर्नाटक ये एक सा नाम है, इसलिए कंफ्यूजन होगा। एक सादत खान है, एक आपका सादतुल्लाह खान है। सादत खान कौन है? तो सादत खान को उपाधि दिया गया था कौन सा? बुरहानुल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। और एक्चुअली क्या यूपी बिहार के जो होंगे उनको याद रखने में आसानी होगा। आपका एक जगह ही है सहारनपुर और बुहारनपुर करके यूपी में, और जहां बुरहान उल मुल्क थे तो किससे जुड़ाव रखते हैं? अवध। और अवध का राजधानी वहीं पे हुआ करता था, उस समय लखनऊ नहीं था, बुरहानुलपुर बसाया था, तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। किसने दी थी? बुरहान उल मुल्क। ये कौन से वाले हैं? अवध। इनका वैसे नाम क्या है? तो वैसे नाम है इनका सादत और सादतुल्लाह। तो इनका नाम क्या है? सादत खान। और ये कौन है? सादतुल्लाह खान। अब रुहेलखंड, बंगाल और भरतपुर। बंगाल वाला क्या है? मुर्शीद कुली खान। अब भरतपुर आपको याद होगा, भरतपुर में चूड़ामन जाट और बदन सेन। ये चूड़ामन मूल रूप से नाम आता है और बदन सेन, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको ज्यादातर चूड़ामन ही मिलता है, ऑब्लिक लगा के लिख सकते हो। रुहेलखंड इनका नाम ही था रुहेला। क्या नाम था? बीर दाऊद या अली मोहम्मद खान रुहेला। इसमें नाम आपको सिर्फ अली मोहम्मद खान अगर लिखा हुआ कहीं मिले तो आपको कंफ्यूजन होगा। अली मोहम्मद खान रुहेला। अब इससे आपको याद होगा, हालांकि ऑप्शन वाले इतने बदमाश होंगे परीक्षा वाले कि लिखेंगे नहीं, है गेस हो जाएगा ना, तो अली मोहम्मद खान याद रख लेना। रुहेल अली है ना, रुहेलखंड अली मोहम्मद खान। देखिए ये मुश्किल नहीं है आपको याद रखना, राजस्थान के प्रदेश का ही एक हिस्सा है। बंगाल मुर्शीद कुली खान आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे ही। अवध कर्नाटक आपको सादतुल्लाह और सादत में अंतर बस पकड़ लेना। निजामुल मुल्क हर किसी को याद होता है। और लगभग सारे स्वतंत्र राज्यों का स्थापना किसके समय हो रहा है? मोहम्मद शाह के समय हो रहा है। इमारत का नींव हिला किसके समय था? जो बम लगा था मुगल बादशाह के लाल किले पे फारूक शेर के समय। बम क्या था? वो बम था कि फारूक शेर ना बहुत ज़्यादा ढीला पड़ गया था, सख्त आदेश देना बंद कर दिया था, टैक्स भी नहीं पहुंचा रहे थे नियमित रूप से उसके राज्य, फिर भी ना हमला कर रहा है, आर्मी छोटा होता जा रहा है, पैसे हैं नहीं, खर्चा चल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र राज्य का स्थापना शुरू होता है। किसके समय शुरू होता है? तो ये, एंड आई होप कि तुमको ये याद हो गया होगा। तो आपको बहादुर जहां फरूक, मुंह आशा अब, कालानुक्रम और आपका एक कुछ लड़ाइयों का नाम, ओरिजिनल मुगल, कर्नाटक बार आपको याद हुआ, और आपको यह भी याद हुआ कि स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई है। अब स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में हमें ध्यान देना यह है कि यह मोहम्मद शाह के समय का प्रमुख घटना है। अब ध्यान दीजिए, बहादुर शाह को क्या बोलते हैं? शाहे बेखबर। जहादर शाह को बोलते हैं लंपट मूर्ख। फारूक शेर को घृणित कायर। और मोहम्मद शाह को क्या बोलते हैं? रंगीला।
नाम ही बोला करिए आप क्या, मोहम्मद शाह। तो एक तो फर्रुखसियर घृणित कायर व्यक्ति था, उसने कोई सैन्य संचालन में काम नहीं किया, उस पे से आ गए एक रंगीला बादशाह, है ना। मोहम्मद शाह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मोहम्मद शाह मतलब बहुत कम ही ऐसा था जो राजकीय कार्यों में पार्टिसिपेट कर रहा था, एक आलीशान जीवन जीने का ही काम किया, इसी वजह से सारे राजे टूटे हैं। छोड़ दीजिए, अब इस तरीके के व्यक्ति के बारे में ज्यादा क्या ही पढ़ा जाए। अहमद शाह, अहमद शाह का समय क्या रहा, तो कब का समय है। अब मोहम्मद शाह के समय को ऐसे भी ध्यान रखिए, मोहम्मद शाह के समय में एक चीज होता है 1739, अपने को क्या याद रखना है, 1739, 1739 यहां से उठा रहा हूं, देखो। अब बताओ सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो आप, भैया ऐसे ही आता है कि भाई ये क्या है आपका नादिर, इसको ईरान का नेपोलियन कहा गया। हाँ अच्छा, दिख नहीं रहा इधर। अच्छा, नादिर शाह 1739, यहां से उठा रहा हूं 1739, नादिर शाह, इसको क्या बोला गया, ईरान का नेपोलियन। किसके समय आक्रमण होता है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण होता है। बहुत भयावह आक्रमण था, पूरे दिल्ली को रक्त रंजित कर दिया गया था, नदियों में खून की धार बहने लगा था, इतने कत्लेआम मचाया गया था, मोहम्मद शाह कुछ नहीं कर पाया था। राजा सरेंडर कर दिए थे, कौन, मोहम्मद शाह, कत्लेआम रुक गया था, नादिर शाह जश्न मना रहा था, लाल किला के आगे उसको जगह दे दिया गया था वहां पे, हालांकि किला अभी तक सुरक्षित था। तो मोहम्मद शाह एक घोषणा करवा देते हैं यहां से, क्या घोषणा करवा देते हैं कि हाँ ये क्या नाम है, नादिर शाह का मृत्यु हो गया है, ताकि जनता विद्रोह कर दे, उसके जो बचे हुए काफिले उस पर हमला कर दे। ये जैसे ही उस तक खबर पहुंचता है कि ऐसा अफवाह फैलाया गया है, उसके बाद डबल ऊर्जा के साथ कत्लेआम करता है, फिर राजा को अपना तलवार उसके चरणों में जाके रखना पड़ता है। ये हालात कर दिया था मोहम्मद शाह का। तो मोहम्मद शाह कौन थे, रंगीला, तख्ते ताउस कबाड़ के ले गया था, उखाड़ के, मतलब तख्ते ताउस जिसमें कोहिनूर हीरा, हालांकि वो एक अलग अपने आप में अलग कहानी है, वो आपको ध्यान होना चाहिए कि तख्ते ताउस पे बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह। प्रथम मुगल बादशाह जो तख्ते ताउस पे बैठा कौन, शाहजहां। शाहजहां के टाइम में आपका तख्ते ताउस बनाया गया है ना, मयूर सिंहासन, और आपका आखिरी बार कौन उस पे बैठा, मुगल शाह। कौन उखाड़ के ले गया, नादिर शाह। नादिर शाह कौन, तो ईरान का नेपोलियन। कब आक्रमण हुआ, 1739। हो रहा है याद, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको अहमद शाह का दौर आता है। बस सबसे पहले तो ध्यान ये रखिए, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, सारे अहमद शाह अब्दाली नहीं होते हैं। अहमद शाह अब्दाली वाले हैं वो 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो ये नहीं, तो कई लोग थे अहमद शाह जब मुगल बादशाह थे, मराठा सीधे कैसे फाइट किए थे, नहीं, अलग चीज था। हालांकि अहमद शाह अब्दाली का जो वो दौर है आपका, देख रहे हो 1754, बहुत छोटा दौर है, और अहमद शाह अब्दाली में भी गलती से बोल दिया, अहमद शाह का दौर है। इस समय निर्णायक घटना में राष्ट्रीय फलक पे एक ही काम हुआ था जो आपको पहले बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ जाइए, आलमगीर द्वितीय को लेकर के भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब बहादुर शाह का नाम मुअज्जम था, ये आपको पता होना चाहिए, और अंतिम वाला बहादुर शाह का नाम क्या था, जफर। जफर ही बोलते थे, बहादुर शाह जफर या जफर बोला जाता था। और ये भी ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय का जो समय था उसमें अकबर द्वितीय के टाइम के अंदर मुगलों का माफी चाहूंगा, मराठों का अंतिम रूप से पतन हो चुका था। हाँ, मोहम्मद शाह जो था ना आपका, ये वाला फर्रुखसियर के बाद आया था, जो लंबे समय तक लड़ा था, वो आपका उससे लड़ा था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अरे वो, हाँ उसके साथ मैं क्या कह रहा हूँ, नृप निर्माता, जो नृप निर्माता थे ना, हाँ सैयद अली बंधु, वो मोहम्मद शाह को राजा बनवाना चाह नहीं रहे थे, इसके कोई ब्रदर को बनवाना चाह रहे थे, उससे सत्ता संघर्ष करके ये राजा बनता है। ये तो शायद हमने कहानियां बताई, बस इस फॉर्म में नहीं बताई। फिर उन्हीं को मार करके मोहम्मद शाह सत्ता संभालता है, लंबे समय तक रहता है।
खैर, हम कहां तक पहुंच चुके हैं? तो अब हमने यहां तक देख लिया है, अकबर द्वितीय देख लिया, बहादुर शाह देख लिया। ध्यान रखिएगा, पानीपत की लड़ाई के समय कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तख्ते ताउस पे बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय को कभी भी किसी भी, खास करके अगर यूपी बिहार के इतिहासकार हैं, वो शाह आलम द्वितीय लिखते ही नहीं है, अली गौहर लिखते हैं। क्योंकि बिहार में जब पटना में इसका राज्याभिषेक हुआ था, कंपनी के चैम्बर कह रहा हूं, कंपनी के गोदाम में, तो अली गौहर के नाम से ही किया गया था इसका। तो अली गौहर किसको बोलते हैं? शाह आलम द्वितीय। इसका फिर 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक उधर और एक आपका पटना, ज्यादा समय तक डेरा डाल के रहा था ये। इसका समर्थन अंग्रेज करते थे, इनके मन का बंदा था, जो मन होता था वो इसे लिखवा लेते थे। उधर कह रहा है कि ये तो मुगल है ही नहीं, एक मुगल बादशाह को जेब में लेके घूमते थे। कहा जाता है कि एक मुगल बादशाह को अंग्रेज अपने जेब में लेके घूमते थे, जहां जाते थे वहां लेके जाते थे, कहते कि देखो हमारे साथ मुगल बादशाह है, हम हैं भारत के असली व्यापारी। और वो मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। बहुत लंबा कार्यकाल जिया है बंदा, मस्ती में घी पिया है बंदा। देखो 1759 से 1806 अंग्रेज लाके, और शराब का बहुत शौकीन व्यक्ति था। अंग्रेज इसको अंग्रेजी दे देते थे और अंग्रेजी में लेटर दे दिए इस पे साइन करो, उधर अंग्रेजी इधर अंग्रेजी, ने कर दिया उर्दू में साइन। तो कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय वाज द रियल कल्प्रिट हु हैव सरेंडर्ड टोटल इंडियन एम्पायर एंड मुगलियन एम्पायर टू ब्रिटिशर्स। खैर, क्या फर्क पड़ता है? शाह, तुम तो ये याद रखो कि शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था? अली गौहर। और शाह आलम द्वितीय के टाइम पे ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने दिल्ली पर फाइनली कब्जा कर लिया था। प्रश्न ये उठता है कि अंग्रेज दिल्ली पे अंततः कब्जा करके और कब वहां से घोषणा कर दिए कि मुगल सत्ता नहीं रहा? तो बोलोगे 1857 में घोषणा था कि कंपनी का सत्ता नहीं रहा। किसका सत्ता रहा अब? ब्रिटिश का। 1803 स्टार करके याद करना, ऐसी डीप क्वेश्चन पूछेगा फिर तुम सरेंडर कर दोगे। 1803 में लाल किला के अंदर सारे ब्रिटिशर फौजी खड़े हो गए थे जाकर के। अब वो दौर क्या था? 1803 का। तो फिर करते क्या थे वहां पे? फिर जब चले गए ब्रिटिशर फौजी तो ये क्या करते थे? सब अकबर द्वितीय, बस ये लोग खाते पीते रहते थे घर जैसा, बस कि मेरा घर है, निर्वासित थोड़ी कर देंगे राजा को। बाकी एक एक चप्पे चप्पे पे कौन सी सेना तैनात हो गई थी? इनकी अपनी मुगलिया सेना खत्म। मुगलिया सेना को क्या कर दिया गया था? भंग। वो काम किया गया था 1803 में। शाह आलम द्वितीय एकदम पूर्णतः बर्बाद करके छोड़ा आया था, मतलब खत्म। उसके बाद 2 राजा ऐसे थे, तो एक मतलब हाउस के रूप में लाल किला का इस्तेमाल किया, राजमहल के रूप में नहीं, घर के रूप में। और वो 2 राजा कौन थे? अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। मिटा दूं सारा कारोबार को और फिर से शुरू करते हैं कि हम पढ़ना अकबर कह रहा हूं, माफी चाहूंगा, बंगाल। और बंगाल, अच्छा उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको जो प्रश्न आने के लिए बहुत उपयोगी है, और वो क्या है? यूरोपीय कंपनी का आगमन। बंगाल पे तभी जाएं जब हम यूरोपीय कंपनी का आगमन करा दें। तो अब ज्यादा लंबा नहीं है, यहां से 15-20 मिनट में तुम फिर से बहुत सारे फैक्ट याद करने वाले हो। भारत का नक्शा मैं यही छोटा सा एक कैद कर देता हूं, आधा ही भारत चाहिए हमें, और इधर छोड़ दीजिए। अब असल में क्या था कि इधर से इधर मान लेते हैं, इसी के पैरेलल में एक और है, उत्तर महासागरीय और अफ्रीका। इधर कौन सा जगह है अपना? तो आपका अमेरिका। इधर आपका अफ्रीका से ठीक ऊपर कौन है? यूरोप, थोड़ा दूर अमेरिका। अब यूरोप के निचले हिस्से से, यानी कहां से? तब देखोगे यहां पुर्तगाल से एक बंदा चलता है, और ऐसे होते हुए उत्तर महासागरीय के रास्ते से मेडागास्कर चैनल के उधर नहीं गया था, मेडागास्कर चैनल के इधर से पार करते हुए कहां पहुंच जाता है? इंडिया। और उस बंदे का नाम क्या था? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा यहां कहीं 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों पहुंचा भाई? तो व्यापार करने के लिए। तो क्या यूरोप से हमारा व्यापार पहले नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, बट दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना होती है, और वो क्या होता है? क्रूसेड, धर्म युद्ध होता है। और वो धर्म युद्ध कब हुआ था आपका? तो वो धर्म युद्ध आपका 12वीं-13वीं सदी के एक दौर ही था पूरा। 1000वीं सदी के बाद धर्म युद्ध का ही दौर चल रहा था। तो तीसरा धर्म युद्ध था, जिसमें आपका रोमन साम्राज्य का हार होता है, हाँ, ओटोमन तुर्कों का जीत होता है, जो कि इस्लाम का जीत हुआ था। किसका जीत था वो? ये इस साम्राज्यों की लड़ाई नहीं थी, इसमें खुला बोल के लड़ा गया था कि दिस इज द बैटल बिटवीन आपका क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम।
यानी कि भैया एक तरफ हजरत मोहम्मद साहब के बंदे लड़ रहे हैं और एक तरफ ईसा मसीह के बंदे लड़ रहे हैं, और ईसा मसीह के बंदों का क्या हुआ था, हार हुआ था। ओटोमन साम्राज्य जो था, तुर्क साम्राज्य, वो रोमन साम्राज्य के बहुत सारे हिस्से कब्जा लिया था, और उसी हिस्से में एक जगह आता था, वो जगह क्या था, कस्तुनतुनिया। अगर आप तुर्की को ध्यान से देखेंगे, देखिए पढ़ने का फायदा यही है, तो अभी जो तुर्की का आपका एक जगह है और उसको क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस्तांबुल ही वो कनेक्शन है किसका, बुल्गारिया और तुर्की का। किसका कनेक्शन है, बुल्गारिया और तुर्की। एक तुर्की जो है यूरोप में है, छोटा सा, वो जगह क्या है, इस्तांबुल, समझ रहे हो। और बाकी तुर्की कहाँ है, एशिया में है। तुर्की वो इस्तांबुल वाला पार्ट जो था वही एक आपका जलडमरू मध्य का काम कर रहा था, और वहीं से सारा व्यापार होता था। लेकिन उस पर कब्जा किसका हो गया, ओटोमन तुर्क। अब वो पहले तुर्क कहाँ थे, नीचे तक ही थे, इधर थे अपना अरब में, अरब से ऊपर चढ़ गए, समझ रहे हो। तो अब क्या हो गया, वो रास्ता हो गया क्लोज, और इधर लोग चुनाव कह रहे हो। युद्ध हारने के बाद इनके समझ में आ गया कि ईसा मसीह ज्यादा काम नहीं आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई और विज्ञान काम आएगा। उनका प्रबोधन होता है 13वीं सदी के आसपास में ही। फिर वो पहले क्या होता है, पुनर्जागरण होता है, फिर वो क्या होता है, प्रबोधन। पुनर्जागरण के बाद क्या होता है, ज्ञान, प्रबोधन, आदमी एनलाइटन हो जाता है। एनलाइटनमेंट के बाद क्या होता है, पढ़ाई, शिक्षा प्राप्त करने लग गए, कला, संस्कृति, और उसके बाद क्या होता है, उनका फिर से औद्योगिकरण, माल तैयार होने लग गया था। 1498 मतलब 15वीं सदी, 14वीं सदी के आसपास तो वो औद्योगिकरण के दौर में घुस गए थे। तो अब दिक्कत क्या हो गया था कि अब यहां से सामान बेचे किसको, छोटा सा तो टापू टाइप के देश हैं, अफ्रीका में खरीदने लायक बंदे नहीं हैं, समृद्धि के रूप में बहुत पिछड़े हुए थे अफ्रीका वाले उस समय, तो उनको चाहिए था ये वाला समृद्ध हिस्सा। अब यहां उनका रास्ता बंद, तो एक बंदा आता है, हेनरी द नेविगेटर। वो बंदा पुर्तगाल का नहीं था, वो कहां का था, स्पेन का राजकुमार हेनरी, जिसका नाम दिया गया हेनरी द नेविगेटर। अब स्पेन देखो, आगे पुर्तगाल और पीछे स्पेन। तो स्पेन का राजा ने सबको बोला भैया कि हम लोग ना एक रास्ता खोजते हैं, और पुर्तगाली जो थे ना नाविक बहुत शानदार थे, वो दूर दूर तक नाव लेके निकल जाते थे। तो पुर्तगाली नाविकों ने इसमें मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे पहले तो कोलंबस निकला था, वो यहां पहुंच गया। तो अमेरिका का खोज कर दिया कोलंबस ने, और वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिप, मतलब केप ऑफ गुड होप के रास्ते। कहां है उत्तम आशा अंतरिप, यहां है केप ऑफ गुड होप के रास्ते। यहां से इस तरीके से आपका भारत के केरला, मालाबार तट, जिसको भूगोल के कक्षाओं में आपको बताया गया होगा, मालाबार तट के आपका केरला आज का कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। जमोरियन नामक राजा ने उसका स्वागत किया, है ना, और अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने उसको प्रोपोगेट किया था, रास्ता दिखाया था, आगे बढ़ाया था। और यहां पहुंचता है, वापसी में मसाले का खेप लेके जाता है, 40 गुना मुनाफे का व्यापार करता है। और इस प्रकार से पुर्तगाली बाद में भी आते हैं कई व्यापारी, और फिर अंततः किसको भेजा जाता है, कब भेजा जाता है, 1505। तो 1505 में पहली बार कौन आता है, पुर्तगाली के रूप में, अल्मीडा, फ्रांसिस द अल्मीडा। फ्रांसिस द अल्मीडा का नाम दो वजह से जाना जाता है, 3G पॉलिसी और BW पॉलिसी। यानी 3G और BW क्या था, BW पॉलिसी था ब्लू वाटर पॉलिसी, और 3G मतलब गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी। आपका G से आपका गोल्ड, G से गॉड और G से ग्लोरी, ये 3G। पुर्तगाली भारत 3 काम के लिए आए थे, एक तो बहुत सारा धन कमाऊंगा, फिर आपका अपना इसको ईसाई बना देंगे, गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी, और फिर अपना ग्लोरिफिकेशन भी होगा। तो अब ये 3G पूछा जाता है। BW मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी, जहां नीला समुंदर है वो किसका है, पुर्तगाल का। उनको लगता था भैया कि हम ही खोजे हैं रास्ता, समुंदर हम पहले देखें, इधर की समुंदर है तो ये मेरा है, जहां तक हम पहले गए वो जमीन मेरा वाला सिद्धांत में यकीन करते थे। वर्ल्ड ऑर्डर तो था ही नहीं ना, वर्ल्ड ऑर्डर का यूरोपीय ऑर्डर में वेस्टफोलिया की संधि, तुमको जरूरत नहीं वैसे नाम जान लेना, उस समय बातें शुरू होती हैं। वर्ल्ड ऑर्डर तो बहुत बाद में बनेगा, पहले विश्व में आपस में लड़ाइयां ऐसी होती थी, संसाधनों को लेकर होती थी, इसको बोलते हैं वैश्विक व्यवस्था, तो बहुत बाद में बना है। खैर 3G, अल्मीडा आए, अल्मीडा गए, यूरोपीय जम के भारत में शादी वादी करने में भी लग गए, ईसाई बनाने लग गए, लोगों को पैसे बांटने, लेने, कमाने, ठीक ठाक काम कर रहे थे। पर दिक्कत क्या हुआ कि कहा जाता है यूरोपियों के विषय में कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बाइबिल लेके आए थे। जैसे भारत में बहुत सारा पैसा दिखा तो वो क्या किए,
तलवार रख दिए, बाइबल नहीं रखे, तलवार ही रख दिए और पैसा उठाने लग गए। तो जब भारत में वो आए, कौन, अंग्रेज, तो उनको पुर्तगाली निहत्थे दिखे, उनको सबसे पहले निपटा दिया। वो लोग हैं निपटाया नहीं, पुर्तगाली प्रोटेस्ट ही नहीं किए, पुर्तगाली भाग गए कहाँ, समुद्र में लूटपाट मचाने। तो पोर्टुगीज टर्न टू पायरेट्स, वो समुद्री डाकू बन जाते हैं बाद में। कहा जाता है, पूछा जाता है कि हुगली के आसपास कौन से लोग थे जो जहाजों को लूटते थे, अरब सागर में जहाजों को लूटने वाले कौन सी यूरोपीय शक्तियां थी, तो पुर्तगाली। पावर कम था, ताकत कम था, तो अनैतिक रास्तों का चयन किया। व्यक्ति अनैतिक रास्तों का चयन उस स्थिति में करता है जब उसके पास शक्ति का अभाव हो और उसके जो आकांक्षाएं हैं उसके शक्ति के अनुरूप ना हो करके बहुत ज्यादा हो। इच्छा तुम्हारे पास मर्सिडीज खरीदने का हो, संसाधन और शक्ति तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम किसी मर्सिडीज वाले का गाड़ी लूटने का प्लान बना सकते हो। पुर्तगालियों ने भी यही किया और वो पायरेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। सबसे पहले भारत की तरफ आया कौन, पुर्तगाली, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद कौन, डच। तो पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, डच। कर्नल हाउटमैन इनका एक बंदा होता है। तो डचों के बारे में सब इतना जानिए आप कि डच, हाँ, पुर्तगाली भारत आए कहां सबसे पहले, कौन आया पुर्तगाली, वास्को डी गामा। वायसराय के रूप में कौन आए, फ्रांसिस द अल्मीडा। वायसराय के रूप में पहला व्यक्ति जो भारत आया वो कौन था, फ्रांसिस द अल्मीडा। अब आगे बढ़िए, फ्रांसिस द अल्मीडा जब आपका वायसराय के रूप में भारत आया तो असल में थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, 509 ईस्वी में, 1500 ही है, माफी चाहूंगा, 509 ईस्वी में एक बंदा और आता है इनका, क्या नाम है उसका, अल्बुकर्क। हाँ, कौन, गोंडे हो तो अच्छा, वो कैप्टन कुन्ना, वो लड़ाई लड़ने आता है सिर्फ। 1509 में कौन आया था, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया, तो एक अच्छा काम किया, बलपूर्वक, कई किताबों में लिख जाता है युद्ध से जीत लिया। गोवा के शासक, उस समय बीजापुर था, बीजापुर के अंदर गोवा एक टापू हुआ करता था, तो बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह, कौन शासक थे, यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया, गोवा, बलपूर्वक ही छीना गया था। और गोवा जो कि यहां कहीं आपका गुजरात के नीचे महाराष्ट्र वाला पार्ट, इधर आपका कोंकण वाले हिस्से में, कर्नाटका से ऊपर महाराष्ट्र के ठीक इस तरफ गोवा एक टापू हुआ करता था, उसको जीत लिया और वहां अपने कारगुजारियों का अड्डा बनाया। याद रखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाएंगे। 1700 बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, 1961 ईस्वी में गोवा आपका भारत के हिस्सा में आया और वो भी किस रूप में आता है, पहले केंद्र शासित प्रदेश, और आपका 1987 में गोवा आया, किस रूप में आया, पूर्ण राज्य के दर्जा के रूप में। 56 में संशोधन 1987, अरे कल ही परसों तो पढ़े हैं, यहाँ की यहाँ याद होगा, ऐसे सनाडा हो जाना, ठीक है चलो। तो अब देखिए वही गोवा है ये जो पुर्तगालियों के अधीन कब गया था, 1509 के अंदर। अब क्या होता है कि आपका अल्बुकर्क का भी ठिकाना ज्यादा लंबा नहीं रहता है। पुर्तगालियों में आपको ज्यादा नहीं फंसाता हूं, इनको निकालता हूं, तुम पढ़ना बुक से। डच में के कर्नल हाउटमैन नाम के व्यक्ति आते हैं, वो डच को शक्तियों को थोड़ा सा स्थापित करते हैं यहाँ पे। परंतु होता क्या है डचों के साथ दिक्कत, कि डच के पास वो सारा मटेरियल था पहले से जो अंग्रेजों के पास, जो भारत में उपलब्ध था। डचों का ऑलरेडी एक सेटल उपनिवेश था, और कौन था, इंडोनेशिया। डचों का एक सेटल उपनिवेश कौन सा था, इंडोनेशिया। तो डच इतना इंटरेस्टेड थे नहीं भारत में। और आपका 1759 ईस्वी में जब अंग्रेज लड़ते हैं तो सबसे पहले फरार हो जाते हैं। बट ये पढ़िए कि पुर्तगाली ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी, सबसे पहले कोच्चिन या सूरत, कोच्चिन। डचों ने, याद रखने का मैं सहायता पहुंचाऊंगा आपका, डचों ने कहा मसूलीपट्टम। और पुर्तगाली डच के बाद कौन आए, हालांकि और एक दो शक्ति डेनिश थे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा गलती। अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद कौन आए, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी।
देखो, अंग्रेज का व्यापारी कोठी कहां बना को लेकर के एक विवाद है। विवाद यह है परीक्षा में कि अगर पूछा जाए कि अंग्रेज का व्यापारी कोठी प्रथमतः कहां बना तो उत्तर सूरत ही होगा। अगर यह पूछा जाए कि पूर्णतः बना व्यापारी कोठी अंग्रेजों का जिसका इस्तेमाल किया गया पूछा जाए, या पूर्णतः निर्मित व्यापारी कोठी जो प्रयोग में आया पूछा जाए, तो उत्तर क्या होगा? मसूलीपट्टनम होगा। हुआ यूं था कि मसूलीपट्टनम जगह दोस्त यहां पे है, कहां? आज के आंध्र प्रदेश, सीमांध्र का इलाका। और अंग्रेज कहां घुसे सबसे पहले भैया? सूरत में। अंग्रेज बोलो कि आए कब, थोड़ा बता दो। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एलिजाबेथ के, महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में होता है। उस समय भारत में किसका शासन चल रहा था? मुगल वंश के अकबर महान का। और वहां एलिजाबेथ द ग्रेट थी। अब बोलो एलिजाबेथ द ग्रेट वगैरह क्यों बोल रहे हो? ऐसी मतलब शासक है, इतना कुछ तो होगा ही, तभी तो लोग बोलते हैं महान, है ना। दूसरा का तारीफ करोगे तो लोग तुम्हारा करेंगे, प्रकृति का नियम है, इसलिए करते रहिए। कुत्ता उत्ता ही मिले तो उसको बोल लीजिए टॉमी जी, कोई दिक्कत नहीं। कुत्ते भी आपके नाम के आगे जी लगा के बोलने, क्यों? बढ़िया। चलिए, हास्य विनोद का विषय है ये, चिंता नहीं करना, याद हो जाएगा आपको। तो अकबर, अच्छा तुमको लग रहा होगा कि 600 रुपया लग रहा होगा, ये क्या है? 1600 एडी है या बीसी है ये? चलिए बहुत बढ़िया, प्राचीन पढ़ाऊंगा तो कभी इस पर चर्चा करूंगा। अब होता क्या है, रेड ड्रैगन जहाज पे बैठ के और कैप्टन स्मिथ के संरक्षण में कितने आदमी आते हैं? 272 आदमियों का एक दल आता है। कितना? 17। अलग अलग किताब अलग अलग कोट करते रहते हैं, 70 17 जो भी हो, ठीक ठाक आदमी आते हैं। और आपका ध्यान देने वाली बात है, कोशिश करते हैं जहांगीर से मिलने का, मुगल बादशाह से मिलने का, मिल नहीं पाते हैं। अकबर थे बट उस समय तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो अकबर के नाम का लेटर लेकर के ये पहली बार कब पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में? 1607, 8, 9, 10, 11, 12 कब पहुंचता है? और कौन पहुंचता है? 1609। कौन जाता है? हॉकिंस। दो व्यक्ति का नाम आएगा, एक कैप्टन हॉकिंस और एक सर टॉमस रो। याद रखिएगा, पहले हॉकिंस गया। हॉकिंस का प्रेशर कुकर आता है ना, पहले हॉकिंस गया। प्रेशर कुकर में पहले कुछ खाना बनना था, बन नहीं पाया, फट गया, जो भी हुआ। उसके बाद लोग रोने लग गए। सर टॉमस रो बाद में जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस का ब्याह एक अर्मेनिया की विधवा राजकुमारी से करवा दिया जाता है। हाँ, अर्मेनियाई सुंदरी भी कई बार लिख देते हैं, से करवा देते हैं। इतना प्रभावित थे कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ला करके शराब शुराब वो सब कुछ माल मसाला दे देता था ला करके। बोले कि भाई तू जा नहीं, हटे बैठ। बोले कि हमारा परिवार है ऐसा। बोले कोई नहीं, परिवार हटे बना दे। और ब्याह करा दिया अर्मेनिया की युवती से। तो बोले कि अब अर्मेनिया की युवती यहाँ क्या कर रही थी? ये हमको नहीं पता है क्या कर रही थी। में क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कितना करोगे? अब कोई इतिहासकार बताएंगे आपको कि अर्मेनिया की राजकुमारी कैसे आई। हाँ, वो नहीं, यूपीएससी की तैयारी हमने करके देखा है, उसमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं बच्चे, ये तो बकवास ही है। कई बच्चे पूछा करते थे कि फिर जहांगीर विवाह किया कैप्टन हॉकिंस तो लेके गया नहीं? तो लेके नहीं गया था गधा। 4-5 साल बाद जब वो गया तो राजकुमारी को यहीं छोड़ के चला गया। तो जहांगीर भी सोचा कि चलो 5-7 साल मेरा अच्छा टाइम पास हो गया। फिर उसके बाद दूसरा कौन आया? थॉमस रो। देखो, जहांगीर के समय में 609 ईस्वी में बंदा गया, 1611 ईस्वी में 609 कह रहा हूं, काम करना शुरू करता है। क्या तो बनना शुरू हो जाता है, बन के तैयार हो जाता है। वो तो बनना तो पहले शुरू हो गया था, क्या? सूरत में कोठी। बट बीच में फिनिशिंग से पहले, काम शुरू होने से पहले कौन रोक देता है? तब जाकर के उसका बाद में इजाजत लेके 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारी कोठी बनाया जाता है। यह घटना का इसमें चर्चा मिलेगा आपको कि भाई दक्षिण पूर्वी तट पे आपका 1611 में पहले व्यापारी कोठी यूज में आया और 1613 में कहां यूज में आया? सूरत में। परंतु निर्माण कार्य पहले कहां प्रारंभ हुआ था? सूरत में। निर्माण कार्य प्रारंभ पहले कहां हुआ था? सूरत में। अतः अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी पहले कहां बनाई?
सूरत में, वहां से बेसिक ऑपरेशन शुरू किया, परंतु किसी वजह से रोक दिया गया। 1613 ईस्वी में फिर से सूरत में व्यापारिक कोठी स्टार्ट कर दिया जाता है। खैर, अंग्रेजों का प्रथम व्यापारिक कोठी कहां? सूरत, और फ्रेंच भी यहीं आ गए। लीजिए, ऐसे थोड़ी संघर्ष हुआ, बोला ना दोनों एक ही थाली में खाना शुरू कर दी है। फ्रेंच ने भी अपना व्यापारिक कोठी कहां बनाया? यहीं से देखो, फ्रेंच और इनका शत्रुता शुरू होगा। ध्यान एक और बात रखने वाली है, डच को तो लड़ाई झगड़ा करके निकाला गया। अंग्रेज और पुर्तगाली का लड़ाई न होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या था? वैवाहिक संबंध। समय रहते चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, पुर्तगाल की राजकुमारी से हो जाता है। और उसके बाद जब विवाह ही हो गया तो जो ये लोग हैं जिनके राजा का ही मतलब ससुराल है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल से कैसे लड़ेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट की बात है। पूछोगे तुम कि पुर्तगाल से लड़ाई नहीं हुआ? नहीं, डच से ज्यादा मतलब था नहीं। डच बहुत हल्के में ले रहे थे भारत में, मेन मसाला उनको प्राप्त हो रहा था इंडोनेशिया से। अब असली लड़ाई होगी ही किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस। और लड़ाई हम करवा चुके हैं इधर 3 कर्नाटक वार में। तो धीरे धीरे मसला आपका हल हो रहा है ना। आगे बढ़िए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली, डच, है ना, और अंग्रेज और फ्रेंच। याद रखने में बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। व्यापारिक कोठियां याद रख लीजिए, कोचिन में, मसूलीपट्टनम में। तो कोचिन में किसका? पुर्तगालियों का। मसूलीपट्टनम में किसका? डचों का। और सूरत और साथ साथ मसूलीपट्टनम, वो कहानी स्टोरी याद रख लीजिएगा। और फ्रेंच का व्यापारिक कोठी कहां? सूरत में। अंग्रेजों के दरबार में जब गया कैप्टन हॉकिंस, तो फरमान पढ़ता है, और अकबर के नाम का। अकबर के नाम का फरमान पढ़ा जाता है। कौन रहते हैं उस समय राजा? जहांगीर। तो जहांगीर बताया जाता है कि भाई अब जहांगीर हैं। हालांकि और उस फरमान के अंदर अकबर का बहुत तारीफ था, लिखवाया गया जाता है ऐसी ना कि अकबर आप ऐसे महान हैं, वैसे महान हैं, आप एकदम इतना बड़ा मतलब राजा हैं, इतना बड़ा राजा तो रोमन एम्पायर भी नहीं है, इतना बड़ा राजा तो ओटोमन तुर्क भी नहीं है, आप सबसे बड़ा राजा हैं, बहुत महान राजा हैं। जहांगीर को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ के हैं, बहुत बड़े राजा हैं हम। तो बड़ा खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को बोला कि तुम यहीं रहो। और घर उपहार से बहुत प्यार है भारतीयों को ना, सस्ता सस्ता घड़ी वड़ी ला के दे दे, उधर से वैज्ञानिक प्रोडक्ट सब। जहांगीर बहुत प्रसन्न हो। नशा की वस्तु जहांगीर को बहुत आकर्षित करते थे। अफीम ले आए थे। हालांकि अफीम पहली बार कौन लाया था? पुर्तगाली। लेकिन ज़्यादा अफीम अकबर को, जहांगीर को कौन देना शुरू किया? अंग्रेज। बोले थोड़ा थोड़ा ये लीजिए, दवाई जैसा, मज़ा आएगा। क्या आप सिर्फ शराब पी रहे हैं? शराब अंग्रेजी वाला मैं ला के देता हूँ, आप पी रहे हैं उधर वाला। पूरा बर्बाद कर दिया कैप्टन हॉकिंस ने। जहांगीर तो पहले से ही बर्बाद बंदा था, वही जो तुम देखे होगे, सलीम। जहांगीर का नाम हालांकि सलीम ही था, अकबर का बेटा, अनारकली वाला। अनारकली, सलीम तुम्हें जीने नहीं देगा, और बादशाह तुम्हें नहीं देखा होगा सिनेमा, तुम लोगों ने देख लिया है। अनारकली का मकबरा। अनारकली का मकबरा वहाँ नहीं है, क्या कहते हैं, जहाँ जहांगीर का मकबरा है, क्योंकि उसमें क्या था, एक विभेद था। मकबरा वाला भी ऑर्डर याद कर लो, सबका मकबरा पहले तो मुगलों का याद करो ना, उनके लुगाइयों का छोड़ो यार। अकबर का याद करो पहले, सॉरी, बाबर का। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। और बाबर के बाद हुमायूं का, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। उसी के मकबरा के बगल में बैठ के तो रो रहा था बंदा, कौन? बहादुर शाह जफर। उसको जाके निकलसन मारा गया और हडसन ने उसको पकड़ लिया जाकर। किसने पकड़ लिया था? कहानी से ऐसे याद रहेगा, बाद में पढ़ना तो सब कुछ है। आगे बढ़िए। हुमायूं के बाद कौन? अकबर का मकबरा फतेहपुर सिकरी, सिकंदरा में। सिकंदरा बोलना है, इनसे फतेहपुर सिकरी नहीं आएगा, सिकंदरा में। तो हुमायूं हो गया, अकबर हो गया। अकबर के बाद कौन? जहांगीर का मकबरा लाहौर, लाहौर में। अरे ऐसे छोटे छोटे बात गलत करोगे तुम। और जहांगीर के बाद कौन? शाहजहां का मकबरा आगरा में। और शाहजहां के बाद तो जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था? लाहौर के अंदर। और अनारकली को वास्तव में दीवारों में चुनवाया नहीं गया है, ये सब हिंदी फिल्म वालों का कहानी है। अच्छा, तुम ऐसे सोच रहे हो क्या कि अनारकली को कौन सा दीवार था जिसके अंदर चुनवाया गया? हाँ, अनारकली प्राकृतिक मौत की शिकार हुई है, सीरियसली। और अनारकली का मकबरा जो है, अब जहांगीर का शासन कहाँ चलता था? आगरा। जहांगीर का शासन कहाँ चलता था? आगरा। लेकिन भैया लाहौर में कैसे दफनाया गया जहांगीर को?
तो जहांगीर के समय में दिक्कत क्या हुआ था कि आपका उस समय जहांगीर ने अपने पिता से विद्रोह किया था, और शाहजहां के समय में क्या हुआ था, जहांगीर को दिक्कत यह था कि शाहजहां कहाँ भेज दिया था नूरजहां को, लाहौर। इसीलिए भेजा था नूरजहां को लाहौर कि जहांगीर के मृत्यु के बाद, जहांगीर उस समय लाहौर में रह रहे थे, वहां डेथ हुआ तो वहीं दफनाया गया था, तो बोले कि अब भैया जहांगीर जब लाहौर में सेट है नीचे जमीन के 4 फुट, तो आप भी वहीं जाइए और कब्र पे फूल वूल चढ़ाइएगा डेली, क्योंकि अगर नूरजहां रहती यहाँ पे ना तो बहुत परेशान करती। मुगल की बर्बादी में उसमें कहा भी गया है बहुत ज़्यादा, कोई इतिहासकार लिखते हैं कि फ्रेंच है ना, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड आता है पेटीकोट गवर्नमेंट, यानी कि पेटीकोट गवर्नमेंट का दौर था। यानी जब महिलाएं शासन संभालती हैं तो क्या बोला जाता है, इस शब्द का एक इंग्लिश का वर्ड होता है पेटीकोट गवर्नमेंट। तो अकबर तक ठीक रहा, और जहांगीर के समय से ही पेटीकोट गवर्नमेंट का दौर शुरू हो रहा था, काफ़ी ज़बरदस्त। शाहजहां के दौर में भी रहा, मुमताज महल का आने की काफ़ी दबदबा रहा शासन पे, और शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आया तो वो काफ़ी दूर रहा। विवाह तो उसने भी किया है ना, लेकिन वो इन चीज़ों से काफ़ी मुक्त रहा। उसने लड़ाइयाँ लड़ी, खूब लड़ाइयाँ लड़ी, हालांकि इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि अंतिम में सारा पैसा लड़ते लड़ते ख़त्म हो गया। हाँ, दक्षिण भारत में कहा जाता है कि दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब ही नहीं पूरे मुगल सल्तनत को लूट लिया। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें नहीं लूटने देना है खुद को। 1509 ईस्वी में कौन क्या करता है, तो अल्बुकर्क ने निपटाया किसको, गोवा को अपने हिस्से में लिया, मतलब निपटाना क्या है। और फिर उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे गए थे, डच का कर्नल हाउटमैन है, पैगोडा सिक्का पुलिकट में कौन ढालता था, डच। पुलिकट झील कहां पे है, बाउंड्री ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के सीमा पर। बहुत बढ़िया बात है। अंग्रेज कब आए, इधर आए। अंग्रेज कब पहुंचे उधर, 1600 है ना, 5 में या 9 में, कोठी तो बना लिया था, सेटल हो गया था यहाँ पे, शुरुआत किया था, बट वो 1609 में। उसके बाद कुछ रियायतें लेने में मदद मिला, या ऐसे घुमा फिरा के चले गए, नहीं मदद मिला था। उसने परमिशन ले लिया था हॉकिंस ने कि अब कोठी वोठी अपना तुम भी बना लो, लेकिन असली रियायतें कौन दिलवाया, सर टॉमस रो के बाद सबसे मजेदार काम क्या होता है, 16 दूना 32, 1632 ईस्वी में होता है सुनहला फरमान। गोल्डन फरमान कौन देता है, गोलकुंडा का नरेश। किसको देता है गोलकुंडा का नरेश गोल्डन फरमान, अंग्रेजों को। क्या देता है, 500 पैगोडा के वार्षिक कर पे आपको क्या करना है, मेरे बंदरगाह का बेरोक टोक इस्तेमाल करना है। मजा आ गया। गोलकुंडा किसका हिस्सा था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, किसका हिस्सा था। असल में गोलकुंडा वाला जो पूरा पोर्शन था, यहां देखोगे तुम तो इधर का हिस्सा था, और उसको किधर का इधर मिल गया बंदरगाह, इधर का बंदरगाह मिल गया। समझ गया तुम, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। सीमांध्र वाला हिस्से का बंदरगाह उसको बेरोक टोक स्वतंत्रता पूर्वक करने का मिल गया, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, 1632 का सुनहला फरमान। इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद खेला बहुत खतरनाक चलेगा, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूं। अब काम होगा ऐसा कुछ है ना, 1639 ईस्वी में यहां पर कुछ द्वीप रहता है जिसको साल्सेट द्वीप बोलते हैं। अब 1639 ईस्वी में घटना होता है कि कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, पुर्तगाल की राजकुमारी का चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार के साथ विवाह हो जाता है, और दहेज के रूप में एक शहर मिलता है। उस समय शहर नहीं रहता है, गांव रहता है, 7 टापू रहता है। तो भारत में 7 टापुओं का शहर किसको बोलते हैं, बॉम्बे। साल्सेट द्वीप पे बसा शहर किसको बोलते हैं, बॉम्बे। तो साल्सेट द्वीप पे 7 टापूनुमा जगह था। सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कंपनी ने बोला, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भैया हमको दे दीजिए। तो 10 पाउंड के वार्षिक किराया यानी निःशुल्क ही लगभग कंपनी को दे दिया गया। फिर सूरत के गवर्नर थे, क्या नाम था, ओंगियर, हाँ है ना, 1600 हाँ सॉरी 61 में शादी हुआ था, सही कह रहे हो, 1661। अब क्या हुआ आपका यहाँ पे सूरत कहाँ पे है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ पे है सूरत, खंभात की खाड़ी में, यहाँ पे 1661, माफी चाहूंगा ये वाला। अब यहाँ से बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो गड़बड़ कहाँ से हुआ ये, हाँ यहाँ से गड़बड़ हुआ, क्रोनोलॉजी गड़बड़ाया, यहाँ से गड़बड़ाया। 1639 में कौन सा घटनाक्रम होगा, चेन्नई, चंद्रगिरी के राजे से 1639 में
चेन्नई पट्टे यानी कि मद्रास को पट्टे पर लेकर के, और कौन सा, तो सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया जाता है ना। अब ये बोला क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब हुआ, करेक्टर यहाँ पे ये। अब यहाँ पे चेन्नई डेवलप कौन करते हैं, चंद्रगिरी के राजे से पट्टा पर लेकर के, कौन, अंग्रेज। तो ध्यान रखिए चेन्नई यानी कि वहां पे आपका क्या है, लोगों को चैन नहीं है। कब, दिन में भी चैन नहीं है ना। वैसे भी लुंगी में चैन कहाँ होता है, चैन नहीं। लुंगी वाले लोग हैं, हालांकि अन्ना बहुत प्यारे लोग होते हैं, मैं काफ़ी समय गुजारा हूँ, तो जो भी है, बट चैन तो नहीं है, काफ़ी व्यस्त जगह है, तो दिन में भी चैन नहीं है। तो कौन है, फ्रांसिस डे। दिन में भी चैन नहीं, रात में तो यही दिन रात बेचैन है, कौन, चैन नहीं वाले, तो फ्रांसिस डे। और हमारे अन्ना भाइयों का थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ब्लैक होता है, तो दिन में दिखेंगे, रात में तो दिखेंगे नहीं, तो कब दिखेंगे वो, दिन में। तो भाई चेन्नई का आपका ले फाउंडर कौन कहलाता है, फ्रांसिस डे। और किससे लिया गया था, चंद्रगिरी के राजे से। कब लिया गया था, 1639 में। और कौन सा महल बना था, सेंट फोर्ट जॉर्ज। चेन्नई सेंट्रल बोलते हैं, चेन्नई सेंट्रल आज भी एक स्थान है जहाँ पे आपका एक किला है, आपका टूरिस्ट प्लेस है, चेन्नई घूमने जाना तो देखना जा करके। अब 1761 में हुआ था विवाह, ये ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था, 1661 में। 1661 में किससे किसका विवाह हुआ वो आपको बता दिया। कुल मिलाकर के मुंबई मिला, सूरत जो खंबात की खाड़ी के पास स्थित एक शहर है, कच्छ और खंबात, ये क्या है, कच्छ, और ये क्या है, खंबात। खंबात की खाड़ी के पास स्थित एक जगह है सूरत, उससे उठा करके एक गवर्नर को भेजा गया, कहा कि भैया सालसेट द्वीप को सेट करो और जाकर के शहर के रूप में विकसित करो। और उस गवर्नर का नाम क्या था, ओंगियर। उस गवर्नर का नाम था, हाँ, ओंगियर, है ना। ओंघी आना समझते हो, जैसे बहुत देर तक तुम्हें पढ़ाऊंगा तुमको ओंघी आने लग जाएगा, है ना, ऐसा उबासी आना, है ना। तो ओंगियर मतलब मुंबई क्या है, मतलब सुकून का जगह है। इधर तो चैन नहीं था, इधर चैन ही चैन है, तो वहाँ ओंघी आने लग जाता है लोगों को, बीच बीच में जाते हैं। तो ओंगियर ने किसका स्थापना किया था, मुंबई का। पहले चेन्नई फिर मुंबई। ध्यान रखिएगा 1687 ईस्वी में तो जा करके आपका कुल मिलाकर के ट्रांसफर ही कर लिया जाता है। अपना राजधानी नहीं, अपना जो पूरा व्यापारिक कोठी सूरत से उठा के कहाँ पटक देते हैं ले जा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1687 में मुंबई केंद्र बन गया था, अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र क्या था, 1687 से बॉम्बे। आज तक भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना हुआ है बॉम्बे। आगे बढ़िए, इधर भी कुछ खेला हो रहा है। इधर क्या, ठीक यहाँ पे भी कुछ द्वीप था, और वो क्या था, 3 गांव, गोविंदपुरा, सूतानाती और कालीकट। 3 गांव यहां से भी उठाए गए, और 3 गांव उठा करके आपको कलकत्ता का विकास किया गया। और यहाँ क्या बनाया गया, एक किला, उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का किला कहाँ बना, कलकत्ता में। और कब बना, 17वीं शताब्दी के बिल्कुल आखिरी में, 1698-99। इस समय 17वीं शताब्दी के आखिर तक, यानी कहा जाता है 17वीं शताब्दी के आखिर तक अंग्रेज भारत में लगभग अपना गोटी सारा सेट कर चुके थे, लूडो वाला। यानी कि 3 बहुत महत्वपूर्ण सामरिक लोकेशन पे इनका अपना बेस तैयार हो गया था। अब अंदर घुसने की तगाजा था बस। तो 1700 ईस्वी तक का आपका सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। तो कलकत्ता की स्थापना किसने किया था, चारनॉक। कलकत्ता में क्या है, चोर बाजार, और स्थापना किसने किया था, चारनॉक। चारनॉक नामक व्यक्ति ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाने में सहयोग किया। और आपको याद हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहां तक का बात आपको क्लियर हो ही गया। इसके बाद हमने आपको कर्नाटक वार एडवांस में पढ़ा दिया है। अब होता क्या है, जैसे ही अंग्रेज थोड़ा यहां सेटल होते हैं, और वैसे फ्रेंच तब तक यहां आ ही चुके हैं। दोनों का व्यापारिक कोठी कहां है, सूरत में। डच को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पुर्तगाली से हो ही गया वैवाहिक संबंध, तो अंग्रेज और फ्रेंच की शत्रुता होनी लाजमी थी, जबकि पेरेंट कंट्री भी क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 1646 में जाकर के आपका एक मुखर होकर के यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रेरित युद्ध कर्नाटक वार फर्स्ट लड़ा जाता है। 48 में एला सापल की संधि से बंद हो जाता है। फिर 49 में हैदराबाद की उत्तराधिकार युद्ध से प्रेरित होकर एक युद्ध शुरू होता है, 5 वर्ष तक चलता है, 54 तक, और फिर वो आपका पौंडीचेरी की संधि से समाप्त होता है।
फिर उसके बाद उधर युद्ध शुरू हो जाता है 1757 और 63, मतलब हालांकि सब यहाँ जो युद्ध 56 से 63, हालांकि यहाँ जो युद्ध शुरू हुआ था वो वास्तव में हुआ था 59-60 में शुरू, लेकिन उसको इसलिए कहते हैं 56 में कि वहां शुरू था तो यहाँ शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। मूल बैटल जो था ना वो कौन सा था? वांडीवास। मेन बैटल था वो वांडीवास। वांडीवास लड़ाई किसने जीती? सर आयरकुट। सर आयरकुट जीत के देते हैं। और बेदरा के युद्ध में किसको हटाया गया? डचों का उन्मूलन कर दिया जाता है। इस प्रकार देखोगे आप कि आपका 1763 में संधि होता है पेरिस का, एलासापल, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। इन प्रक्रिया के माध्यम से जो होता है ना, कुल मिलाकर के 1763 ईस्वी के लड़ाई के बाद भारत में पांडिचेरी के पेरिस के संधि से फ्रेंच का भी विकेट डाउन, और बेदरा के युद्ध 1759 में डच का विकेट डाउन। पुर्तगाली को बोला जाता है भैया ज्यादा कुछ नहीं, गोवा के आसपास तुम सेटल रहो, बॉम्बे में हम हैं, मजे करो। और इनको बोला गया फ्रेंच को कि तुम तो 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, एमन माहे और कारिकल और पांडिचेरी, इसमें तुम सेटल हो जाओ। पूरे भारत में 2 पार्टियां बची, अंग्रेज और फ्रेंच। फ्रेंच को निपटा दिया गया तो भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति क्या बच गया? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का फील्डिंग सेट हो चुका है। अब ब्रिटिश करेंगे इंडिया के आंतरिक महागों में प्रवेश। आंतरिक महागों में प्रवेश का प्रथम जो कार्यक्रम था, हालांकि कहा जाता है किसको? उसको कहा जाता है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पहली बार इंटरेस्ट दिखाया था तो कहा जाता है कि भारत में सहायक संधि का निर्माता कौन है? तो डुप्ले। डुप्ले इज द फोरफादर ऑफ सबऑर्डिनेट अलायंस। हालांकि बेलेजली, लेकिन बेलेजली तो बहुत बाद में आया, उसको रास्ता डुप्ले नहीं दिखाया था। भारत के राजाओं को अपने पक्ष में करो, कमजोर व्यक्ति है तुम्हारे बातों में आ जाएगा, और जब एक बार राजा अपने बातों में आ गया तो फिर समझ लो थोड़े समय बाद तुम राजनीतिक अधिकार आसानी से वहां पे कर सकते हो। तो डुप्ले के समय में लड़ाइयां हुई थी, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, गोंडेहू को भेजा गया था, और फिर अल्टीमेटली वांडीवास की लड़ाई में हार हो जाता है और वो आयरकुट ने हरा दिया था उसको, गोंडेहू को हराया था। और ये सब कुछ कहानियां हैं। रेस्ट इज द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री इज दैट कि भाई यहाँ पे 1700 ईस्वी में अंग्रेज एकदम फुल फ्लेश सेटल हो गए, बढ़िया अपना दुकान उकान सजा करके। अब इधर से फर्रुख सियर से मिलते हैं जाकर के, तो 1717 ईस्वी में इसको दस्तक दे दिया जाता है। इसको दस्तक बोलते हैं, इंग्लिश में भी दस्तक ही लिखते हैं, पास भी लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। ये क्या था? पास था। पास दे दिया गया कि तुम बिना टैक्स वैक्स दिए हुए क्या करो, खुल के व्यापार करो बंगाल में। इस बात से जो बंगाल के लोकल राजा होते थे ना, जो अंग्रेजों को टैक्स देते, जो मुगलों को टैक्स देते थे, वो परेशान होने लग गए, उनकी आय बहुत घटने लग गया। और मुगल जो बादशाह फर्रुख सियर बेवकूफी भरा काम कर दिया, उनको फ्री कर दिया और इससे टैक्स मांग रहा है कि भाई तुम बिजनेस टैक्स दो। और जो मेन बिजनेस करें उनको क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। तो ये टैक्स देने में सक्षम नहीं थे, तो फिर मुर्शीद कुली खां क्या करेगा? स्वतंत्र बंगाल का स्थापना। कौन करेगा? मुर्शीद कुली खां। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? तुम्हारा 5 मिनट अटेंशन और चाहूंगा, तुम ये भी ध्यान रखो, मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कर दिया, लेकिन अभी भी वो नियमित रूप से किसको कर देता था? नहीं, मुगल बादशाहों को। अब देखो मुद्दा ये आता है कि आपका मतलब मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना कब किया? एक्चुअली क्या था कि 1713 में ही वो कर दिया था। कारण था कि आपका मतलब हालांकि टैक्स देता था, ध्यान रखना, लेकिन वो ये कह दिया था कि किसी भी प्रकार का राजनयिक मामलों में अब आपका हस्तक्षेप नहीं हम सहेंगे, बट प्यार से। राजा जी आप मतलब समझ रहे हो ना, बंगाल बहुत दूर है, समझ रहे हो आपके पास पैसे वैसे का बहुत कमी है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, थारी जुत्ती मारी सर, लेकिन अब मतलब आपको बार बार वहाँ आना, ऑर्डर जारी करना ठीक नहीं लगता है, पैसा हम पहुँचाएंगे, आपके हालात से हम वाकिफ हैं, आपको पैसे का बहुत दिक्कत है। कहा जाता है मुर्शीद कुली खां बहुत प्यार से बगावत किया था। असली बगावत किसने किया था? अलीवर्दी खां। कहा जाता है कि वास्तविक स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खां। तो प्यार से फर्रुख सियर से साइड हो गया था। राजा कमजोर होने के बाद उसके आसपास वाले साइड होने लग ही जाते हैं। तो आपका सबसे पहले याद करो कौन था? मुर्शीद कुली। इसने राजधानी कहां बनाई? मुर्शिदाबाद। पहले राजधानी कहां था बांग्लादेश का? बांग्लादेश का कह रहा हूं, बंगाल का ढाका। ढाका से कहां ले गया उठा करके? मुर्शिदाबाद।
भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर स्थित जगह मुर्शिदाबाद में ले गया। इसी ने तकावी ऋण यानी एडवांस इजारेदारी प्रथा, ये सब शुरू किसने किया? मुर्शीद कुली खान ने। होता क्या है, तकावी ऋण एडवांस देता था खेती से करने से पहले किसानों को। जमीन नहीं है तो कुछ लोन दे करके जमीन भी देता था, तो मतलब या जमीन पर लोन देने वाला सिस्टम, क्योंकि तुम्हारा जमीन हमको जमा करा दो, इस पे हम लोन दे देते हैं तुमको पर्टिकुलर हिस्सा। ये सब प्रथा मुर्शीद कुली खान ने शुरू किया बंगाल में। मुर्शीद कुली खान के बाद दो बहुत छोटे छोटे शासक रहे, उसमें मेन जो महत्वपूर्ण है इसके बाद वो कौन है? आपका अलीवर्दी खां। यही ध्यान रखिए। अब अलीवर्दी खां का शासनकाल का समय क्या है? बिल्कुल 1740 में अलीवर्दी खां कौन सा युद्ध जीत के आता है? गिरिया का युद्ध। बिल्कुल ध्यान रखना है, गिरिया का युद्ध जीत के आता है। और किसको निपटा के आता है? सरफराज। सरफराज इससे पहले रहता है, डिटेल हिस्ट्री ही पढ़ते रहे हो तुम। सरफराज को निपटा करके आपका अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां को हम कहते हैं वास्तविक संस्थापक इसलिए क्योंकि इसने मूल रूप से टैक्स देना बंद, बातें मानना बंद, सब कुछ बंद कर दिया था। और रिलेट करोगे तो किसके समय का है ये? मोहम्मद शाह। तभी तो मैं कह रहा हूं कि सारे विकेट जो है फाइनली मैच हारा कब है? मुगल मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह को सब कुछ टैक्स वैक्स देना सब बंद कर दिया। अरे करेगा नहीं, बेंच उखाड़ के ले गया भाई, क्रोनोलॉजी पकड़िए। 1740 में ये बेंच बिछा लिया बंगाल में अपना, और इसका बेंच उखाड़ के कौन ले गया? तो जिस राजा का सिंहासन तक पर लूट के ले गया, उस राजा को टैक्स कौन देगा जी? टैक्स डर से देते हैं ना, तो टैक्स देना बंद करते हैं 1740 में। और 1740 में कौन सेट होता है? बेंच लगा के बैठ जाता है अलीवर्दी खां। वर्दी पहन लेता है, अली वियर वर्दी and declare himself as a emperor of Bengal at 1740. Then Nadir Shah depart from Mughaliya Sultanate and carried him with himself। क्या ले गए थे उठा करके? क्या बोलते उसको? तख्ते ताउस। कमाल है, हाँ ऐसे ही बोलते थे, तखत उखाड़ के ले गया जी। गजब लोग हैं। तो अलीवर्दी खां तक तुमको ऐसे ही याद हो गया। अलीवर्दी खां का आपका दामाद रहता है। देखो, कई पुस्तक दामाद लिखते हैं, कई पुस्तक दोहिता लिखते हैं। बिहार में तो दोहिता ही लिखते हैं, खासकर इरफान होइब साहब बिहारी हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। हर खैर JNU वाले हैं। और एक और हैं इनका किताब पढ़ा जाता है, इम्तियाज अहमद, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है BPSC में, तो उसमें दोहिता लिखा हुआ है। बट लुसेंट ने क्या लिखा है? दामाद। कोई भी रहे, मतलब लड़की के पक्ष वाले लोग थे, है ना। अलीवर्दी खां का संतान पुत्र नहीं। इसके चाचा भतीजा जो थे ना, उसी में से एक बंदा था कौन? मीर जाफर। मीर जाफर इसके भतीजा लगता था अलीवर्दी खां का। उसको लग रहा था कि घसीटी बेगम वगैरह वाला चर्चा भी आएगा बाद में। हाँ नाम रहता है घसीटी बेगम। इसमें मैं क्या करूँ, उसके मामा पापा ने नाम रख दिया घसीटी बेगम। अभी के ज़माने में कोई नाम रख दे बच्चे को तो बच्चा अपना नाम बदलवा ले बड़ा होने पे। राइट नाउ I am 16, I will change my name, I will not carry with my name घसीटी। चलिए कोई बात नहीं। तो तुमको याद रहा कौन आया इसके बाद? सिराज। सिराज को सिराजुद्दौला तुम मत बोलो, कंफ्यूजन होगा बाद में। दौला सिराजुद्दौला में प्रोनाउंस हिमसेल्फ सिराज। सिराज बनता है राजा, 56 में ही बन जाता है राजा ये। और 57 में भैया सिराज राजा बनते ही अलीवर्दी खां इसको समझाया था गधे को कि देखो, अलीवर्दी खां ने इसको बताया था कि देख भाई सिराज, जो भी है दामाद हो या नाती हो, जो कोई भी हो, इसमें कन्फ्यूजन सी है। हालांकि मैं अभी भी मान रहा हूँ दोहिता ही रहा होगा। ऐसे प्रसंग आता है कि उसको बिठा के समझाया करता था। दामाद को इतना कौन समझाएगा कि भाई अंग्रेज को ना क्या बेटी का वाला, बेटा का तो बेटा नहीं था। मैं तो बता तो रहा हूँ, इसके भतीजा वाले पक्ष में, इसके भाइयों के पक्ष में थे। और बाद में इसकी मतलब सिराज और इसकी पत्नी की बहन की तरफ से इसके और लोग थे, वो सब मिलके खूब लड़ते हैं बाद में। सिराज को दिक्कत पारिवारिक संकट से ही तो हुआ था। सिराज बहुत मजबूत व्यक्ति था, ऐसे नहीं हारता प्लासी का युद्ध। बट हुआ क्या कि 1756 ईस्वी में
नहीं, अभी 1756 है। 1756 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों से सीधे राजा बनते ही भिड़ गया। अली वर्दी खान अंग्रेज से भिड़ता नहीं था, कहता था कि अंग्रेज को जमीन पे घुसने मत दो, और समुद्र में वो बहुत मजबूत हैं, उधर जाकर लड़ो मत। अंग्रेज को ऐसा कर दो सेटल कि तुम समुद्र के आसपास में रहें, तुमको सुरक्षित रखे बाकी यूरोपियों से, और वैसे मधुमक्खी हैं वो तुमको शहद देते रहेंगे। ये शिक्षा था अली वर्दी खां का अपने दोहिता सिराज के लिए। बट सिराज जो था ना, वो पोटेंशियल बंदा था, अली वर्दी खां से भी ज़्यादा पोटेंशियल बंदा था। बोला कि नहीं, 1 to 1 फाइट ही करेंगे। इसने क्या कलकत्ता की घेराबंदी को चुनौती दे दिया। बोला कि भाई तुम शहर बसा लिए वो ठीक है, आर्मी उर्मी यहाँ क्यों लगा रहे हो, लाके अपने आप कपड़ा पहना के ब्रिटिश टाइप से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी रखने लग गया। ये सब हटाओ, ये सब नहीं चलेगा। तो यहाँ घुसा दिया अपना सेना, कर लिया लड़ाई जा करके, और वहाँ पे हो जाता है हल्का फुल्का झड़प के दरमियान सिराज के सेना का नुकसान। हार नहीं होता है, नुकसान। तो फिर संधि करते हैं। इसको संधि क्या था? अलीपुर का संधि। अलीपुर का संधि होता है, और संधि में क्या होता है कि भाई ना हम जमीन पर जाएंगे ना तुम पानी में आओगे। तो ये तो बड़ा चैलेंज हो गया ना कि पानी तो अब अंग्रेज का हो गया, मतलब समुद्र, पानी मतलब समुद्र। तो झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब कुछ अंग्रेज पकड़े गए जमीन पे, यानी कि इधर थे, उनको उठा करके लगभग 150 अंग्रेजों के आसपास को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो आपका ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। कब का घटना है? 1756। इसको तत्कालिक कारण बोलते हैं। प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ब्लैक होल ट्रेजेडी। याद रख लेंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी इज द रूट काउज ऑफ बैटल ऑफ प्लासिया। तो प्लासी के युद्ध से पहले काल कोठरी त्रासदी होता है, हॉलवेल ने इसका वर्णन किया था, और इसके बाद अंग्रेज नाराज हो जाते हैं और बैटल के लिए चुनौती देते हैं। सिराजुद्दौला को कहता है कि भैया हम उधर लड़ने नहीं जाएंगे, तुम ही इधर आ जाओ, कि तुम जिधर बोलो उधर घुस के मारेंगे सिराज तुमको। और यहाँ लड़ाई होता है कहाँ? तो आपका यहाँ प्लासी के मैदान में, आपका भागीरथ नदी के तट पे नहीं, मुर्शिदाबाद से इधर कहीं, बांग्लादेश आज के हिस्से में लड़ाई होता है। प्लासी के युद्ध में वास्तव में लड़ाई होता ही नहीं है। एसी का मीर जाफर रहता है सेनापति, वो जाके किससे मिल जाता है? रॉबर्ट क्लाइव से। तो प्लासी के युद्ध के समय सेकंड पार्टी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव पहले ही सेट कर लेता है उसको फोड़ करके कि तुमको राजा बनाएंगे। तो फिर आपका 1757 में राजा कौन बनता है? मीर जाफर। मीर जाफर 1757 में बन तो गया, लेकिन किसी काम का राजा, पैसा सही से कमा करके नहीं दे रहा था अंग्रेजों को। जितना उम्मीद बंगाल से अर्निंग का था उतना अर्निंग नहीं हो पा रहा था। तो 1760 ईस्वी में इसको हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? मीर जाफर को। और किसको बना दिया जाता है बाद में? फिर से मीर कासिम को। अब मीर कासिम को जो बनाया गया, इसी को बोलते हैं बंगाल की रक्तहीन क्रांति 1760 का। और मीर कासिम कौन? तो ये मीर जाफर का दामाद। उस समय दामादों को बहुत मजा था, राजा बन रहे थे, पता नहीं थे। आज भी है क्या? अच्छा, तुम किस तजुर्बे से बोल रहे हो ये बात? चलिए, 1760 से 1763 3 साल तक ये रहे। ये भी गधा निकला। इसने क्या खुर्राट काम किया, बोला कि भैया हम राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाए कहाँ ले जाएंगे? और मुंगेर नक्शे पर कहाँ है? मुर्शिदाबाद अभी बांग्लादेश में तुम हो। ये घुसा कर राजधानी सीधे ले गया यहाँ भागलपुर के पास। कौन है? मुंगेर, बिहार में है। हाँ, मुंगेर ले गया राजधानी। बंदूक का कारखाना खोला मुंगेर में, और आयुध कारखाना खोला, बारूद निर्माण शुरू कर दिया। अंग्रेज की तरह ही ये भी अपना सेना का गठन आधुनिकरण तरीके से करने लग गया। अंग्रेज डर गए कि ले, हमने इसको माउथ पीस बनाया था, ये तो आपका मतलब सीनियर व्यक्ति निकला। फिर इसको हटाया, बोला इससे अच्छा तो कम से कम पैसा कम दे रहा है, बाद में टेंशन नहीं देगा। ठीक ठाक मजबूत व्यक्ति था, टैलेंटेड आदमी था, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये कहाँ निकल गया? निर्वासित होने के बाद ये निकल गया बिहार होते हुए अवध। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिला, बोला कि हमारे पास भी कुछ सेना है, आपके पास भी कुछ सेना है, हम दोनों मिलकर लड़ लेते हैं किससे? अंग्रेज से, और फाइनली हटा देते हैं, और हम सब मिल करके बांट बूट के बंगाल पे प्यार से राज करेंगे। और उस समय भारत में एकता आना शुरू हुआ था। तो डंडा से दम पे एकता आया है। मारा मीर कासिम को तो तब भागा एकता करवाने, पहले से तो मतलब ही नहीं था एक दूसरे से। अब बोला मीर कासिम भी भाई जब चल ही रहे हैं तो अंकिल को पूछ लो, हालांकि बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन पूछ लेते हैं एक बार। तो शाह आलम द्वितीय को पूछा गया जा करके कि भैया चलोगे लड़ने?
शाह आलम द्वितीय का पावर उस समय था, सेना उनके पास था, तो बोले कि हाँ लड़ेंगे, बुजुर्ग हो चुके थे फिर भी। तो शाह आलम द्वितीय, अवध के शासक शुजा-उद-दौला और निर्वासित शासक बंगाल के मीर कासिम, तीनों मिल करके बक्सर के भूमि पर, और बक्सर कहां, तो यहां अवध और बिहार का बॉर्डरी पर, और अंदर बुला लिए अंग्रेज को। ये सब बुला रहे हैं अंदर आके लड़ो, उधर जाके लड़ नहीं सकते हैं आर्मी, मतलब इधर से नेवी बुला लेगा, जहाज से बहुत सारा सेना आके मार के निकल लेगा। तो अंदर लॉजिस्टिक का बहुत प्रॉब्लम था। कहा जाता है कि हेक्टर मुनरो के पास लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे चाहिए होगा, भाई वो यहीं तक है ना, इधर तो उसका राजपाट हुआ नहीं है, इधर तो अपना लोकल राजा है, वो अंग्रेज को लॉजिस्टिक सपोर्ट थोड़ी देगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट समझ रहे हो ना, हमारे सेना गुजर रहे हैं और वहीं पे कुचल दोगे तो जगह जगह रोड पर लड़ाई थोड़ी होगा, खाना पीना कौन देगा, कहां से आएगा। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट ना होने की वजह से अलग अलग हिस्सों से लुक छिपा करके धीरे धीरे कर कुरा करके मात्र 5000 सेना बैटलफील्ड में पहुंचा पाया था। कौन, हेक्टर मुनरो। उधर से कितनी सेना थी, 1 लाख लोगों की सेना थी लगभग। लेकिन इसको इरफान हबीब साहब ने सेना बोला ही नहीं है, बोला वो भीड़ थी। इधर प्रशिक्षित सुसज्जित 5000 आर्मी और उधर आपका 1 लाख अशिक्षित अप्रशिक्षित आपका नौसिखिए भीड़, जो मुगलों ने इकट्ठा कर लिया था दिल्ली के आसपास से, अवध में गांव से किसानों को पकड़ कर ले आए थे शुजा-उद-दौला। अमीर कासिम के पास सेना था नहीं, सारा सेना उधर ही रह गया था। तो उस भीड़ पे कहा गया, जब गोले बरसाने शुरू किए, मोर्टार वोटार बना लिया था उन लोगों ने उस समय तक, सारे भागने शुरू हो गए, ऐसे भगदड़ मचा। और हाथी लेके और आए थे अंकिल लोग उधर वाले, अपने हाथी रौंदना शुरू किया। वो लोग टारगेट करके हाथी को ही गोला मार रहा था। एक बार हाथी को गोला मारो, एक हाथी 200-400 को निपटा देगा गोला लगने के बाद। बड़ी बुरी तरीके से शाम तक हार गए थे लोग। और उस युद्ध ने तय कर दिया भारत में भविष्य किसका, ब्रिटिशर्स का है, किसी और का नहीं है। तो कहा जाता है बक्सर का युद्ध वो निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश सत्ता के नींव को मजबूती प्रदान की। और युद्ध कब हुआ, 1764 में। कौन लड़ा, हेक्टर मुनरो और 3 लोगों की संयुक्त सेना। कौन आए करने के लिए संधि बाद में, तो इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और संधि सेकंड किए, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस आपका अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। 1765 में ही शाह आलम द्वितीय ने संधि करके 26 लाख रुपए के पेंशन पर आपको शाह आलम द्वितीय को कर दिया सेटल, रेजिडेंट वहां बिठा दिया जाकर के, और अवध में भी रेजिडेंट बिठा दिया। सहायक संधि साइन करने वाला, वैसे तो पहला राज्य बेलेजली की सहायक संधि साइन करने वाला पहला आपसे पूछे तो आप बोलोगे हैदराबाद, बट अंतु अगर सहायक संधि साइन करने वाला पहला बोले राज्य तो क्या बोल देना तुम, अवध। शब्द अगर सिर्फ सहायक संधि हो तो क्या होगा, अवध। अवध तो अभी ही कर लिया 1765 में ही, परंतु बाद में जाकर के आपके किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1800 में किसी कौन साइन करेगा, हैदराबाद। 18वीं मतलब 1799 के बाद। हाँ, तो पहला संधि 7 और 12 तारीख दिया हुआ है क्या, हाँ। पहला संधि तो शाह आलम द्वितीय से होगा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्योंकि पहले उसकी प्राथमिकता थी, क्योंकि उसको सेटल करना था। क्या सेटल करना था, उससे जमीनें ले करके, और किसको दिया गया, शुजा-उद-दौला को। कड़ा, मानिकपुर, ये सब लिखा होगा। इन सब इलाकों की, कड़ा, मानिकपुर, ये सब इलाका कहाँ है, इलाहाबाद के आसपास का इलाका है। इस संधि भी कहाँ हो रहा था, इलाहाबाद में हो रहा था, है ना। तो ये 2 संधियां हैं, ऑर्डर देख लेना। और इसके माध्यम से क्या हो जाता है, आपका बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ। अब ये सब लफड़ा टंटा खत्म कर दिया जाता है। मीर कासिम, मीर जाफर निपटाओ, और कुछ मुबारक-उद-दौला आखिरी में आते हैं। बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैत शासन के प्रारंभ के बाद ही एक दौर शुरू होगा गवर्नर जनरल और वायसराय का। अब रॉबर्ट क्लाइव शुरू करेगा द्वैत शासन, वारेन हेस्टिंग उसको समाप्त करेगा। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आएंगे, नहीं, एक व्यक्ति और हैं वारेन हेस्टिंग के बाद, वो बहुत छोटा है ना। कौन आते हैं वारेन हेस्टिंग के ठीक बाद, कब से कब तक है वारेन हेस्टिंग का शासनकाल, हाँ, मैकफर्सन नाम है व्यक्ति का। क्या नाम है, मैकफर्सन। बहुत छोटा कार्यकाल, खत्म मान लेना। उसके बाद आते हैं आपका कार्नवालिस वेलेजली। पूरा ऑर्डर ठीक से भी, कॉन्सेप्ट से भी याद कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में घुसे हैं, अंग्रेज जैसा हम पर भी घुस रहे थे, इधर की बात उधर की बात करके सारा टाँका सेट किया।
अब जो होगा हम एक एक किला प्रिपेयर करेंगे। कोशिश हमारी ये होगी कि एक मेजर लेक्चर के दरमियान सारा सेट कर दूं। सारा सेट करना मतलब शुरू करेंगे बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया द्वैत शासन पे, और प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 सेगमेंट्स में तो सारे गवर्नर वायसराय निपट ही जाए। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा मॉडर्न हिस्ट्री यहीं छुपा हुआ है। कनेक्ट करके सारी बातें उठा पटक के यहीं ले आऊंगा, उसके बाद तो कॉलम याद करवाने होते हैं। हालांकि कुछ युद्धों की बात और कर दूंगा, जैसे आंग्ल में सूर्य युद्ध हो गया, ये हो गया, आज काफी युद्ध हो गया। हमें लगता है कि आज के युद्ध के लिए यहाँ पे युद्ध विराम कर देते हैं, है ना, इसको भी बंद कर दो।